हेलो एंड वेलकम टू एल्बिस्टेक। टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड सेशन। आज हम लोग आईएएम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रॉपर सर्विस एडब्ल्यूएस की जो सर्विसेज में से एक सर्विस है, और उस सर्विस को कंप्लीटली हम डिस्कस भी करेंगे और उसकी हैंड्स ऑन लैब भी परफॉर्म करेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने लास्ट यस्टरडे जो सेशन था हमारा, उसमें जो चीज़ें कवर की थी उसका एक शॉर्ट सा एक रिकैप दे देता हूँ। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने डिस्कस किया था अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग द एडब्ल्यूएस, कि एडब्ल्यूएस को प्रोमिनेंटली हम क्यों यूज करते हैं। अदर क्लाउड भी अवेलेबल है, बट मेजर इंपॉर्टेंस क्या है एडब्ल्यूएस की। तो मैंने आप लोगों को गार्टनर की एक रेटिंग भी दिखाई थी, जिसकी बेस पे भी, और एडब्ल्यूएस के कस्टमर्स की लिस्ट भी दिखाई थी। और सबसे जो मेन रीजन है वो थी एडब्ल्यूएस का आर्किटेक्चर, या एडब्ल्यूएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा, जितनी ज़्यादा आपके पास जो है वो सर्विसेज, और जितना ज़्यादा आपके पास स्पेस अवेलेबल होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास जो है वो अपॉर्च्युनिटी होगी कि आप अपने कस्टमर्स को उस पूरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी भी लोकेशन के ऊपर अपनी सर्विसेज डिप्लॉय कर सकते हैं। और स्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एडब्ल्यूएस की जो प्रीवियस 10-11 ईयर्स से जो स्टेबिलिटी रही है, वो कंपैरेटिवली बाकी क्लाउड से ज़्यादा रही है। सो दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से हम एडब्ल्यूएस को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एडब्ल्यूएस के क्लाइंट्स का बताया था, फिर एडब्ल्यूएस की कुछ सर्विसेज का हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था, सर्टिफिकेशंस का भी डिस्कस किया था। एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशंस कौन-कौन सी हैं, उनका क्या नाम है, क्या पर्पस है, ये हमने डिस्कस किया था। और लास्टली हम लोगों ने एडब्ल्यूएस की सर्विसेज का ओवरव्यू लिया था। तो ये सारी जो सर्विसेज थी, जो मैंने लास्ट कल भी बताई थी आप लोगों को, वो एक बहुत शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन थी और बहुत शॉर्ट सा एक वन लाइनर एक्सप्लेनेशंस थी उनकी। एक्चुअल में तो ऑब्वियसली दीज आर वेरी बिग थिंग्स, और इनके ऊपर बहुत सारी अदर ऑप्शंस भी हैं जो कि हम यूज करते हैं। आज से हमारा प्रॉपर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आईएएम को फर्स्ट जो है प्रॉपर सर्विस के तौर पे जो है वो आज डिस्कस भी करेंगे, एंड देन वी विल परफॉर्म द लैब एज वेल। तो आईएएम एग्जैक्टली है क्या? आईएएम कहते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एडब्ल्यूएस की वो सर्विस है जिसको अगेन मैं अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डिटेल्स के जो थ्योरी में भी अवेलेबल है। आईएम है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसको मेनली सबसे पहले चैप्टर में लाने का रीजन ये है कि अगर हम लोग आईएएम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा पर्पस सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें एडब्ल्यूएस को एक्सेस करना है, हमें एडब्ल्यूएस के ऊपर कोई चीज क्रिएट करनी है। तो हमारे पास तरीके क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन से वे अराउंड है कि जिन प्रोसेसेस या जिन स्टेप से गुजर के हम एडब्ल्यूएस को एक्सेस कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो मेथड आता है वो ये है, जो कि मैं आपको भी लैब भी करवाऊंगा, सॉरी, वो ये है एडब्ल्यूएस जो मैनेजमेंट कंसोल है। तो जो आईएम को मेनली पहले पर्पस या फर्स्ट सर्विस में पढ़ाने का पर्पस ये है कि हम लोगों ने इसको एक्सेस कैसे करना है। हमें इसको एक्सेस करने के बाद मुझे अगर आपको एक्सेस देनी तो कैसे देनी है, अगर मुझे अपनी टीम को एक्सेस देनी तो कैसे देनी है, अगर मुझे अपनी मशीन्स को एक्सेस देनी है तो कैसे देनी है। तो आईएएम सबसे पहली चीज जिसके थ्रू हम यहाँ पर लॉग इन है, मैं इस जगह पे लॉग इन हूँ, मेरा एक यूजर क्रिएटेड है, ये रूट यूजर है, इसको रूट यूजर कहते हैं। जिस अकाउंट से, अभी मैं सारी इसकी स्लाइड्स भी शेयर करूंगा, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रूट यूजर वो यूजर होता है कि जिस यूजर के थ्रू, जिस यूजर के जो है वो हम लोग जरिए जो है वो अपने कंसोल को एक्सेस करते हैं। और ये वो यूजर है जो कि अकाउंट क्रिएशन के लिए के दौरान हम लोगों ने बनाया था। यानी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट किया था, अपने पर्सनल ईमेल से मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, जिसकी बैकएंड के ऊपर मेरा क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है। ये वो अकाउंट है जिसके ऊपर, जिसके अंडर सारे अकाउंट्स जो है वो चलते हैं। मैं आप लोगों के यूजर्स क्रिएट करूंगा, अपनी किसी, अगर सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रूट यूजर होता है वो यूजर होता है जिसको फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया था ऑन एडब्ल्यूएस, तो हम लोगों ने अपना क्रेडिट कार्ड लगाया था, और उसके उस दौरान जो हम लोगों ने उसका यूजर नेम रखा था या उसका मेन नेम रखा था अकाउंट का, वो ये नेम आ रहा होता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल जो है वो अकाउंट है एडब्ल्यूएस का। और आप लोगों की जो लैब्स होंगी वो इसी अकाउंट के अंडर लैब्स होंगी। और उसमें आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोग जो है वो जब लॉगिन करोगे, तो यहाँ पर सपोज दैट कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली। अब अली का नाम लिखा होगा और @elbistek_root लिखा होगा। मैं अब्दुल्ला की बात करूँ तो अब्दुल्ला @_
क्या नाम है albstack_root के मतलब कि उसके अंडर वो आप लॉग इन हो रहे हो। तो ये इस तरह से अकाउंट्स चलते हैं। लेकिन रूट यूजर क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। रूट यूजर के बाद सब यूजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट जो है अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अकाउंट के ऊपर लॉगिन करेंगे तो फिर हम कोई और काम कर सकेंगे। हम लॉगिन करेंगे तो हम सर्वर्स क्रिएट कर सकेंगे, हम स्टोरेजेस या डेटाबेसेस क्रिएट कर सकेंगे। तो इस अकाउंट पे लॉगिन करने के दो और तरीके भी हैं जो कि आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। नॉट जस्ट द वे कि मैं सिर्फ कंसोल से लॉगिन कर सकता हूँ, आई हैव टू मोर वेज टू लॉगिन ऑन माई AWS अकाउंट एज वेल। तो आईएम के ऊपर वापस आते हैं और आईएम को आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो इस पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम आईएम के ऊपर देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी यूजर्स को डिस्कस करेंगे कि यूजर्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ साथ साथ। आईएम के ऊपर मैं आपको इंट्रोडक्शन जो भी है वो करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि यूजर्स क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं और रोल्स क्या होते हैं, एंड लास्ट परमिशंस या इसको कहते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये क्या होते हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं लेकिन फर्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं यूजर्स होते क्या हैं। यूजर्स को AWS की जो डॉक्यूमेंटेशन की जो एक एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंगली यूजर्स कुड बी ह्यूमन और कुड बी मशीन्स, क्योंकि सिर्फ इंसान ही यूजर्स नहीं है, यूजर्स मशीन्स भी हो सकती हैं। यानी कि अगर मैंने किसी सर्वर के अंदर जाके अपने अकाउंट पे लॉगिन करना है तो मैं किस यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ और शायद मैं उस मशीन के लिए उस यूजर को यूज करूंगा तो वो मशीन का यूजर होगा। और यानी क्रिएशन का प्रोसेस वही है, लेकिन जो आप यूजर किसी मशीन के साथ यूज करते हैं वो मशीन का यूजर बन जाता है, और जो आप किसी ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, यानी कि मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूँ या अपनी टीम के लिए क्रिएट करता हूँ, वो एक ह्यूमन यूजर बन जाता है। तो यूजर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है और मशीन भी हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ ये है। मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल मशीन्स यानी कि ह्यूमंस और मशीन्स जो है उनको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एक मेरी टीम है, एक मेरी फ्रंट एंड की टीम है, मेरा अगर सॉफ्टवेयर हाउस है और उसमें मैं काम कर रहा हूँ, और मेरी एक बैक एंड की टीम है, एक मेरी सिसऑप्स की टीम है यानी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, और सपोज दैट कि मैंने ये टीम्स बनाई, और एक मैंने सपोज दैट के अकाउंट्स की टीम भी बनाई। अब अकाउंट्स की टीम का क्या पर्पस है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, तो अब क्या होगा, मैंने जो फ्रंट एंड की टीम होगी उसमें एक ग्रुप बना दिया, बैक एंड का ग्रुप बना दिया, सिसऑप्स का बना दिया, अकाउंट्स का बना दिया। अपने मल्टीपल यूजर जो फ्रंट एंड के होंगे वो मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा, बैक एंड केस में डाल दूंगा, सिसऑप्स केस में डाल दूंगा, अकाउंट्स केस में डाल दूंगा। उसका पर्पस ये होगा कि आपके तमाम यूजर्स को जो मैंने परमिशन देनी है मुझे इंडिविजुअली तौर पर नहीं देनी पड़ेगी। मैं फ्रंट एंड की को जब परमिशन दूंगा वो तमाम फ्रंट एंड के यूजर्स को चली जाएगी, जब मैं बैक एंड को दूंगा तो बैक एंड के यूजर्स को चली जाएगी। तो इसीलिए ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि हमें इंडिविजुअली तौर पे जो परमिशंस है वो ना देनी पड़े, और क्या नाम है हम लोग ग्रुप वाइज जो है वो परमिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो यूजर्स हैं, वो A है, B है, C है, D और F, ये मेरे यूजर्स हैं। अब मैंने A यूजर को फ्रंट एंड में डाल दिया, B को बैक एंड में, C को। अच्छा, एक यूजर मल्टीपल ग्रुप्स का पार्ट हो सकता है, मतलब कि A जो है वो सपोज दैट के इन सारे ग्रुप्स का पार्ट भी हो सकता है। लेकिन ग्रुप का पार्ट होने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि फ्रंट एंड को सपोज दैट कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज दैट के फ्रंट एंड जो है उसके पास सर्वर्स क्रिएट करने वाली है EC2 की परमिशंस हैं और S3 की परमिशन, और जो बैकएंड है उसके पास सिर्फ जो है वो RDS यानी डेटाबेसेस की परमिशन। अगर मैं सिसऑप्स की बात करता हूँ, उसने क्योंकि मैनेज करना है सारी सर्विसेज को, तो मैं कहता हूँ उसके पास एडमिन एक्सेस है। और एक और मैं ग्रुप बना लेता हूँ जो कि अकाउंट्स का है, और उसके पास मैं कहता हूँ सिर्फ जना क्लाउड ट्रेल की एंड बिलिंग की एक्सेस है। ठीक है, ऑडिटिंग की और बिलिंग की एक्सेस है। अब चीज ये है कि जब आप यूजर्स को असाइन कर रहे हो, अब मैंने अगर यहाँ पर कह दिया कि भाई ए यूजर के पास इसकी एक्सेस भी है, ए यूजर के पास इसकी एक्सेस भी है, ए यूजर इसका पार्ट भी है और ए यूजर इसका पार्ट भी है, तो इसका मतलब है कि ए यूजर के पास ये सारी सर्विसेज की एक्सेस है। बल्कि जब उसके पास एडमिन एक्सेस आ गई, इट्स मीन कि उसके पास सारी एक्सेस चली। अगर कोई यूजर सिसऑप्स का पार्ट होगा, इसका मतलब है उसको ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन अगर मैंने कर भी दिया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो परमिशन मैंने उसको एडमिन एक्सेस यानी कि जो सबसे ज्यादा एक्सेस वाली परमिशन दे दी है, सो इट्स मीन कि आपके पास फुल एक्सेस। एडमिन एक्सेस जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन ये कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सेस।
अब उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि तमाम सर्विसेज की आपको परमिशन मिल जाती है। लेकिन अगर मेरा एक यूजर है बी, अगर बी यूजर मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ कि बी यूजर, अच्छा ए इसका पार्ट भी है और बी इसका पार्ट है, इसका पार्ट जो है वो सिर्फ ए है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, ए इसका पार्ट भी मैंने कह दिया और ए मैंने इसका पार्ट भी कह दिया। सो इसका मतलब है, मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मैं मुझे ये पता है कि सिसऑप्स के अंदर एडमिन की एक्सेस है और मैंने ए यूजर को इसकी एक्सेस दे दी, तो इसका मतलब है कि ये एक्सेस देना बेवकूफी है, क्योंकि ये एक्सेस तो वैसे ही आ गई एडमिन एक्सेस के पास, तो वो भी एक्सेस है, तो ए को यहाँ पर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर भी दो तो कोई मसला नहीं है, अगेन रिपीट करो कि कर दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ना भी करो तो इसका मतलब है जब एडमिन एक्सेस है, सो इट्स मीन कि आरडीएस की एक्सेस है, ईसी टू एस3 की एक्सेस भी आ गई, बिलिंग और अकाउंट की एक्सेस भी आ गई। लेकिन बी के पास सिर्फ और सिर्फ इन दो सर्विसेज की एक्सेस है। आज हम लैब भी परफॉर्म करेंगे, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें क्रिएट करके भी दिखा दूंगा। फिर मैं कहता हूँ अगर मेरा एक एक यूजर है जो कि सी और डी यूजर है, वो उसके पास ये एडमिन एक्सेस है, तो इसका मतलब है उनको भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है मुझे बाकी सर्विसेज के लिए। लेकिन अगर मेरा एक यूजर ई इधर आता है और एफ इधर आता है, तो इसका मतलब है कि एफ वाले के पास सिर्फ अकाउंट्स की इन दो सर्विसेज की एक्सेस है और ई के पास सिर्फ आरडीएस की एक्सेस है, ये डोमेस्टिक डेटाबेस की सर्विस है। तो हम जिस तरह से परमिशन स्पेसिफाई करेंगे उस तरह से परमिशन जो है उसको एलोकेट होंगी। और परमिशन स्पेसिफाई होती कैसे हैं? वो होती है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम परमिशन स्पेसिफाई करते हैं कि भाई इस यूजर के पास ये परमिशन होगी। और एक एक एडब्ल्यूएस की डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन्ड है, और एडब्ल्यूएस एग्जाम में भी वो पूछ लेता है कि अगर आपको किसी भी यूजर को परमिशन देनी है तो बेस्ट प्रैक्टिस या बेस्ट परमिशन क्या होगी, तो आपने वहां पर मेंशन करना है, एक वर्ड होता है ग्रैनुलर एक्सेस। ग्रैनुलर एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप इतनी सिर्फ एक्सेस देते हो जितनी की उसको रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर मैंने इस यूजर को सिर्फ इन दो सर्विसेज की एक्सेस देनी है तो मैं स्पेसिफिकली इनको स्पेसिफाई करूंगा। और इसके अलावा भी एक और चीज होती है, मैं उसको अभी मेंशन कर देता हूँ। वैसे सपोज दैट, यहाँ पे मैं एक ब्रेक डाल रहा हूँ। एक ग्रैनुलर एक्सेस असल में क्या होता है? असल में ग्रैनुलर एक्सेस ये होता है कि सपोज दैट, आपको पता है, अभी अभी अपना EC2 नहीं पढ़ा, S3 नहीं पढ़ा, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि एक ही सर्वर बनाओ, क्या पता 10 सर्वर्स बने हो। ये S3 है, इसके अंदर जो ना स्टोरेज के लिए बकेट्स यूज होती हैं, इनको बकेट्स कहते हैं, जहां पर यानी समझ लेके फोल्डर्स क्रिएट होते हैं अभी के लिए। सपोज दैट कि यहाँ पर भी 10 बकेट्स क्रिएट हुई है, 10 सर्वर्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन मैंने बी यूजर को किस सर्वर या किस S3 बकेट की एक्सेस देनी है, वो ग्रैनुलर एक्सेस है। सपोज दैट कि इसको 10 बकेट्स की एक्सेस नहीं देनी, मुझे स्पेसिफिकली कोई S3 के अंदर एक फ्रंट एंड कोड की बकेट है, यानी कि स्पेसिफिकली मुझे सिर्फ उस बकेट की एक्सेस देनी है, तो फिर ये ग्रैनुलर एक्सेस है कि मैं इसको पूरी S3 की एक्सेस नहीं दूंगा। S3 की फुल एक्सेस की ऑप्शन भी होती है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। फिर मैं एक कस्टम परमिशन बनाऊंगा जिसमें मैं इसको बताऊंगा कि भाई इसको स्पेसिफिकली ये एक्सेस देनी है। मैं ये क्रिएट करके दिखाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू के तौर पे इसको ले लो। जब हम क्रिएट करेंगे, जब हम इसको परफॉर्म करेंगे हैंड्स ऑन लैब में, तो फिर आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। तो हमें ग्रैनुलर एक्सेस देनी है, हमें S3 की किस बकेट की एक्सेस देनी है, तो हम इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं कि इसको कौन सी एक्सेस देनी है। तो हमने बी को एक्सेस दे दी, बी के पास इन सर्विसेज की एक्सेस नहीं है, लेकिन A C D के पास जो है वो तमाम जो है वो सर्विसेज की एक्सेस है। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो, मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। जी, या थम्स अप कर लो अगर ओके है तो, लेकिन जल्दी जल्दी। अच्छा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यूजर्स क्या है। यूजर ऑब्वियसली मैंने बताया कोई भी ह्यूमन भी हो सकते हैं, मशीन्स भी हो सकती हैं। ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल जो मशीन्स हैं, जिन जो यूजर्स हैं उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, तो उसका पर्पस ये होता है कि मैं स्पेसिफिक भी परमिशन दे सकता हूँ। लेकिन चले एक और चीज डिस्कस करते हैं। यूजर्स के अंदर मैं सपोज दैट कि आप लोग को एक चीज बताता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि जो ई यूजर है ना, जो ई वाला यूजर है, उसके पास एक AWS की सर्विस है, सपोज दैट राउट 53। AWS की सर्विस है राउट 53, मैंने इसकी परमिशन इसको दे दी, यानी कि यूजर्स के साथ भी परमिशन एलोकेट हो सकती है। यानी कि आप उसको यूजर्स के साथ भी अटैच कर सकते हो, ग्रुप के साथ भी अटैच कर सकते हो। अब आप लोग से मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो ई यूजर है उसके पास क्या एक्सेस होगी, कौन कौन सी एक्सेस उसके पास हो, कौन बताएगा? ई यूजर के पास कौन कौन सी एक्सेस हो?
बैकएंड तो है ही है, RDS की एक्सेस तो है, उसके उसके अलावा कोई और एक्सेस होगी या नहीं? प्लस राउट 53, बिल्कुल ऑब्वियसली, देखो मैंने उसको इंडिविजुअली तौर पे भी दी हुई है, ये भी उसके पास होगी और ऑब्वियसली RDS की एक्सेस भी उसके पास। सिंपल सी चीज थी, ये मैंने जान के बताया कि जरूरी नहीं है कि हमने, अगर मुझे लगता है कि यार कोई ऐसा यूजर है यानी कि मैं ये कहता हूँ, सपोज दैट फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक दो यूजर और लिख लेता हूँ, FGHI, मैंने ये 3 यूजर्स लिखे और सपोज दैट के GHI, यहाँ पर GHI भी हैं, उन सबको भी मैंने RDS की परमिशन दी है, लेकिन मैंने सिर्फ ई यूजर, कोई एक यूजर है जिसको स्पेसिफिकली राउट 53 की एक्सेस देनी है, सबको नहीं देनी, तो फिर मैं उसको इंडिविजुअली तौर पे जाके दे सकता हूँ, कि मैं उसको स्पेसिफिकली इंडिविजुअली तौर पे जाके उसको परमिशन दूंगा कि भाई ये क्या नाम है, परमिशन जो है वो आपको एलोकेट कर देते हैं। वो उसका बेनिफिट क्या होगा कि इन यूजर्स को नहीं मैंने दी, लेकिन मैंने सिर्फ ई यूजर को राउट 53 की एक्सेस दी। तो हम इस तरह भी इंडिविजुअली तौर पे भी दे सकते हैं और हमें उनको ग्रुप वाइज भी दे सकते हैं। ये भी समझ आ गया? अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स। अच्छा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, अच्छा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक और चीज ऐड कर देता हूँ, होते हैं, अच्छा हमारे पास 2 तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है AWS मैनेज्ड पॉलिसीज और एक होती हैं कस्टम पॉलिसीज। अच्छा, AWS मैनेज पॉलिसीज का मतलब ये होता है कि AWS ने कुछ, बल्कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जो AWS ने, अभी भी मैं अकाउंट ओपन करूंगा तो वहां पर आपको बहुत सारी पॉलिसीज खुद बनी हुई नजर आ रही होंगी। जब भी आप कभी अकाउंट यानी क्रिएट करते हैं तो IAM के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि पहले से ही बनी हुई होती है, उनको हम AWS मैनेज पॉलिसीज कहते हैं। और जो पॉलिसीज हम अपनी मर्जी से अपनी कस्टमाइज्ड तरीके से क्रिएट करते हैं वो कस्टमर मैनेज पॉलिसीज या कस्टम पॉलिसीज कहते हैं इसको, बल्कि कस्टमर मैनेज पॉलिसी शायद कहते हैं, मैनेज पॉलिसी, ठीक है। और ये कस्टम भी होती हैं, ऑब्वियसली आपने खुद क्रिएट की है कस्टमर मैनेज, आपको होती कहाँ पर ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ ही, हमने क्रिएट तो भी वैसे करनी है, लेकिन अगर मैं IAM में जाता हूँ, अच्छा IAM में जाने के 2-3 तरीके हैं, आप लोगों का अकाउंट भी क्रिएट हो जाएंगे, ज़ाहिर आपके अकाउंट भी क्रिएट कर देगा या शायद हो गए होंगे, लेकिन आप लोग के यूजर्स जो क्रिएट होंगे, देखिए यहाँ पर ग्रुप्स आ रहे हैं, यूजर्स आ रहे हैं, रोल्स आ रहे हैं, पॉलिसीज आ रही हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर मैं पॉलिसीज के अंदर जाता हूँ तो आपको यहाँ पर देखें ये कस्टमर मैनेज पॉलिसीज नजर आ रही है जो मैंने बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको AWS मैनेज पॉलिसीज मिलेगी। मैं यहाँ पर लिख दूँ ना AWS, सॉरी तो यहाँ से चेंज करते हैं AWS मैनेज्ड, ये AWS मैनेज पॉलिसीज हैं, इनके ऊपर यहाँ पर ना ये भी ब्लॉक भी बना होता है, ये भी टाइप नजर, ये सारी AWS ने बनाई हुई पॉलिसीज है। आपको जो पॉलिसीज देनी है, यहाँ पर पेजेस हैं बहुत सारे, 51 पेजेस हैं, उन सब पेजेस के अंदर ये सारी AWS की मैनेज पॉलिसीज है। तो मेरी है वो मेरे शायद सबसे आखिरी पेज की होंगी शायद, जो मैंने बना के रखी हुई है, या मेरे मेरे किसी बैच में किसी यानी स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है। तो ये सारी वो पॉलिसीज हैं जो कि आप कर सकते हैं, हम क्रिएट भी करेंगे, इट्स जस्ट अ वर्किंग। अच्छा, रोल्स अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन रोल्स भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, रोल्स जो है ना वो थोड़े से कंपैरेटिवली ट्रिकी होते हैं, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ पेंट में ड्रॉ कर। सपोज दैट के IAM रोल के और भी बहुत सारे पर्पस हैं, लेकिन अभी हम पहले फर्स्ट एक पर्पस देखते हैं IAM के रोल्स क्या होते हैं। सपोज दैट कि ये आपका एक सर्वर है या ये 2 सर्वर्स हैं जो कि EC2 सर्वर्स हैं, और यहाँ पर आपके पास 1 या 2 या 3 जितनी भी जना आपके पास बकेट्स पड़ी हुई हैं, इस तरीके मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये आपके पास जो है वो EC2 यानी कि 1 मशीन है, यानी कि सर्वर है, ये EC2 का सेकंड जो है वो मशीन है, और ये S3 की बकेट्स हैं। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ S3 ये भी है, S3 की एक बकेट ये भी है, S3 की एक बकेट ये भी है। अब एक तरीका होता है, अगर मेरी एक मशीन ने किसी बकेट से कम्युनिकेट करना है, मेरी एक मशीन ने किसी भी जो है वो क्या नाम है, मशीन ने S3 की बकेट से या किसी और सर्विस से कम्युनिकेट करना है, तो उसका एक तरीका तो ये होता है कि मैं उस मशीन को के ऊपर जाऊं और उस मशीन को इस बकेट के साथ यूजर के थ्रू एक्सेस करूं, यानी जो यूजर था ना, वो यूजर का एक यूजर क्रिएट करूं और उस यूजर के थ्रू जो है वो मैं S3 की बकेट को एक्सेस करूं, यानी कि मैं पहले यूजर को बनाऊं और यूजर जो है वो फिर आपकी इस बकेट के ऊपर एक्सेस करे। तो ये तरीका AWS में रेकमेंडेड नहीं है। जब भी मशीन ने किसी भी सर्विस से AWS, यानी कि AWS की मशीन है, AWS की मशीन ने AWS की ही जो है किसी सर्विस से कम्युनिकेट करना है, तो उसके पास ये है
कि यानी कि मशीन ने कम्युनिकेट करा, तो उसका तरीका ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप एक यूजर क्रिएट करें और उस यूजर की परमिशन की बेस के ऊपर आप यहाँ पर आए, क्योंकि AWS कहता है कि जब AWS की ही मशीन है और AWS की ही बकेट है, यानी कि जो स्टोरेज है, अगर उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है और एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम इनकी डायरेक्ट एक एक्सेस जो है वो डिफाइन करते हैं, जिसको हम रोल कहते हैं। रोल्स, कि हमने एक रोल डिफाइन कर देना है, एक रोल क्रिएट कर देना है, और उस रोल की बेस के ऊपर हम परमिशन दे देंगे एक मशीन को डायरेक्टली S3 के ऊपर एक्सेस करने की। सम केसेस में हम ये करते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपके माइंड में किसी के आ रहा है कि यार यूजर्स की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, उसमें तो ये भी था कि यूजर कुड बी ह्यूमन और कुड बी मशीन। तो बात ये है कि यूजर ऑब्वियसली कुड बी ह्यूमन और कुड बी मशीन, बट जब हम AWS की बात कर रहे हैं, लेकिन सपोज दैट कि चलो अब यूजर कहाँ यूज होता है, सपोज दैट कि आपका जो जो सर्वर है, जिस सर्वर के साथ आप या EC2 या कोई भी, वो सपोज दैट कि यहाँ पर बना हुआ है, मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि सपोज दैट कि वो किसी एज्योर क्लाउड के ऊपर बना हुआ है, किसी आपके ऑन प्रेम जो है वो ऑन प्रेमिसेस जो है लोकल डाटा सेंटर के अंदर वो एक मशीन पड़ी हुई है, सर्वर पड़ा हुआ है। अब उस सर्वर ने जो है वो S3 के ऊपर से डेटा लेना है और डेटा यानी कि गेट भी करना है और पुट भी करना है, ठीक है। तो अगर उसने यहां पर आना है, तो ये AWS का नहीं है, ये ऑब्वियसली आपको पता है Azure क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है एक सर्वर, ये आपका ऑन प्रेमिसेस पड़ा हुआ है, तो इसका तो ताल्लुक AWS से तो नहीं है। तो लेकिन जब इसने कम्युनिकेट करना है, तो फिर ये यूजर एक आप क्रिएट करेंगे, उस यूजर की परमिशन के अकॉर्डिंगली, उस यूजर की कुछ कीज होती हैं जिसकी बेस पे ऑथेंटिकेशन होती है, वो हम लैब पे परफॉर्म करेंगे, उसकी बेस पे फिर वो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब आप AWS का ही सर्वर यूज कर रहे हैं और AWS की ही सर्विस की एक्सेस आपको चाहिए, तो उसके लिए आप यूज करते हैं रोल्स। तो इसकी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ये है कि बिटवीन टू सर्विसेज कम्युनिकेट करने के लिए हम IAM रोल यूज करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बिटवीन टू डिफरेंट AWS सर्विसेज के जो है वो के दरमियान जो कम्युनिकेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, समझ आई इसकी? कोई कंफ्यूजन है मुझे बता दो, मैं रिपीट भी कर दूंगा, लेकिन इसको क्लियर करो। हम रोल की लैब भी परफॉर्म करेंगे, हम इसकी कम्युनिकेशन भी करेंगे, लेकिन वो कम्युनिकेशन हम लोग करेंगे आगे जाके, जब हम लोग सर्वर वाली चीजें पढ़ चुके हैं, अब हम EC2 पढ़ चुके होंगे, फिर हम लोग इसकी जो है वो लैब परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि बिटवीन टू सर्विसेज कम्युनिकेट करने के लिए हम रोल्स यूज करते हैं। और एक और पर्पस भी होता है, एक और इसकी एक चीज भी है, एक और यानी कि मेथड भी यूज होता है, वो होता है एज्यूम रोल्स का। एज्यूम रोल्स का पर्पस थोड़ा डिफरेंट है। एज्यूम रोल्स का पर्पस ये होता है कि सपोज दैट, इसका ताल्लुक इससे नहीं है, इसलिए मैं इस डायग्राम को यहाँ से खत्म कर, AWS में अभी हम स्लाइड्स पढ़ेंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी अवेलेबल होती है कि सपोज दैट कि आपका ये एक AWS का अकाउंट है, ये एडमिन अकाउंट है। ये कई ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे जिनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि शायद तीन तीन, चार चार आपको जो है ना वो अकाउंट्स मिले AWS के। यानी कि आप सपोज दैट कि मैं जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, वो उनके पास 5 डिफरेंट AWS के अकाउंट्स हैं। यानी कि एक उन्होंने रखा हुआ है फॉर द लॉगिन पर्पस, अकाउंट रखा हुआ है, उसका नाम लॉगिन अकाउंट रखा हुआ है। एक उन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उसको कहते हैं डेव अकाउंट। एक उनका जो है वो इसी तरह स्टेजिंग का अकाउंट है। अकाउंट ही डिफरेंट है, मैं सर्वर्स की बात नहीं कर रहा। और एक उनका अकाउंट है जिसको हम कहते हैं प्रॉड अकाउंट, प्रोडक्शन या प्रॉड अकाउंट। अब उसका बेनिफिट उनको क्या मिलता है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपके जितने भी यूजर्स होंगे, जितने भी यूजर्स हैं, वो क्या करेंगे, यूजर्स ने जब भी लॉगिन करना है, सपोज दैट कि मैं अगर आप लोगों की एग्जांपल ले लूं कि यूजर्स ने लॉगिन करना है डेव अकाउंट पे या स्टेजिंग अकाउंट पे, तो वो डायरेक्टली उस अकाउंट पे लॉगिन नहीं करेंगे, बल्कि वो इधर लॉगिन करेंगे, वो यूजर्स यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जब वो एक यूजर ये है, दूसरा यूजर ये है और तीसरा यूजर ये है, जब वो लॉगिन यहाँ पर करेंगे, फिर वो इस यूजर के परमिशन के अंदर यहाँ पर रोल्स क्रिएट होते हैं, जिनको हम अज्यूम रोल्स कहते हैं। वो रोल्स क्रिएट हुए होंगे। सपोज दैट कि मेरी जो पहला यूजर है, ये वाला, ये मेरा जो है वो फ्रंट एंड का था, ये मेरा बैक एंड वाला कोई यूजर है, और ये मेरा अकाउंट्स का कोई यूजर, ठीक है। अब
अकाउंट नहीं कहते, बल्कि चलें ठीक है अभी फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आप लोग के फ्रंट एंड और बैक एंड यूजर ने डेव की परमिशन चाहिए, तो मैं इसके इसके अंदर रोल के अंदर अकाउंट बेस के ऊपर परमिशन डिफाइन करूंगा कि भाई जब भी अगर फ्रंट एंड और बैक एंड के पास इस यूजर के साथ मैं वो वाले रोल्स अटैच करता हूँ कि भाई ये यूजर इस रोल का पार्ट है, जब वो इस रोल का पार्ट होगा तो वो सीधा इसके अंदर लॉग इन कर सकता है। और लेकिन अगर ये वाले यूजर्स स्टेजिंग और प्रॉड की एक्सेस नहीं रखते, ये इस रोल का पार्ट नहीं है, या इनके पास इन अकाउंट्स की पार्ट नहीं है, यानी एक्सेस नहीं है, तो ये इस पर लॉग इन नहीं कर सकते। लेकिन अगर ए वाला जो यूजर है उसके पास स्टेजिंग की एक्सेस है, स्टेजिंग की, यहाँ पर मैं स्टेजिंग लिख देता हूँ, तो वो वाला यहाँ पर स्टेजिंग पे लॉग इन कर सकता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होती है कि हम रोल की बेस पे भी लॉग इन कर सकते हैं। अब डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर अगर हमें लॉगिन करना है, तो इसलिए हम उसको डिफरेंट अकाउंट्स में लॉगिन करने के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, सिक्योरली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जंप करने के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं रोल, अज्यूम रोल्स। ये वो सारी चीजें जो कि मैंने अभी स्लाइड्स में पढ़ानी थी या बतानी थी, वो मैंने यहाँ पर रखी थी। अभी हम स्लाइड्स को डिस्कस करते हैं, देन फिर इसको मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। IAM क्या है? अलाउज यू टू मैनेज द यूजर्स एंड लेवल क्रॉस एक्सेस लेवल ऑफ एक्सेस टू द AWS कंसोल। अच्छा, AWS कंसोल, अभी मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास सिर्फ एक तरीका नहीं है AWS के ऊपर लॉगिन करने का, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ कंसोल के थ्रू लॉगिन नहीं करते, हमारे पास दो और तरीके भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। AWS के ऊपर जो लॉगिन करने के मजीद तरीके हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले यूजर्स, हम यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था एंड ऑफ यूजर्स, एंड यूजर जो होते हैं वो कुड बी ह्यूमन और कुड बी मशीन्स होते हैं, वो यहाँ पर कोई भी यूजर हो सकता है। मल्टीपल जो कलेक्शन होती है यूजर्स की, वही ग्रुप में आते हैं। रोल्स क्रिएट होते हैं असाइन करने के लिए, दो AWS के रिसोर्सेज के दरमियान परमिशन को असाइन करने के लिए हम रोल्स यूज करते हैं। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो इनसे इजी है, इसलिए मैंने आपको सिंपल अपनी वर्डिंग में दी है, आप उसको याद रखोगे ऑब्वियसली वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये बेशक याद ना भी रखो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका पर्पस, आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि यूजर्स, ग्रुप, रोल्स और पॉलिसीज किस लिए यूज होती है। पॉलिसीज जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट होती हैं, परमिशन होती हैं, जिनकी बेस के ऊपर जो है वो फिर हम आगे परमिशन और वो डिफाइन करते हैं। रूट अकाउंट कौन सा होता है? मैंने भी आप लोगों को रूट अकाउंट दिखाया था, आप लोगों को याद है ना? अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये जो मेरा AWS का अकाउंट है, ये वाला AWS का रूट अकाउंट है। तो AWS का जो रूट अकाउंट होता है, AWS का जो रूट अकाउंट है, when user create a first AWS account and begin with a single signing identity that has a complete access to all AWS services and resources in the account। अब वो कह रहे हैं कि जब भी हम पहली दफा अकाउंट क्रिएट करते हैं AWS के ऊपर, तो जो अकाउंट क्रिएट होता है उसको हम रूट अकाउंट कहते हैं, और उसके ऊपर फुल परमिशंस होती हैं। यानी कि मैंने आपको एक चीज शायद पहले डिस्कस की, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो रूट अकाउंट है इसके पास हर चीज की बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है। अगर मेरे पास बाय डिफॉल्ट ही परमिशन नहीं होगी, यानी कि इस यूजर की, तो मैं कैसे काम करूंगा? मैं कैसे जो है वो किसी सर्विस को ऑन कर सकता हूँ, किसी सर्विस को ऑफ कर सकता हूँ, या किसी सर्विस पे कोई काम कर सकता हूँ? तो आप लोग खुद अंदाजा लगाओ कि अगर इसके पास बाय डिफॉल्ट तमाम परमिशन होती है, और AWS की डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ये चीज इंक्लूडेड है कि इस यूजर को, रूट यूजर को, जो रूट इसका यूजर है उसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। मैं यूज कर रहा हूँ, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। क्यों यूज नहीं करना चाहिए? बिकॉज अगर मेरे ये क्रेडेंशियल्स किसी के हाथ लग जाए, तो उसके पास सारी सर्विसेज की बाय डिफॉल्ट परमिशन। एक्चुअल AWS की डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है कि आप अपने जो यूजर है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप खुद भी, अगर आप खुद ऑनर भी हैं कंपनी के, या अपने अकाउंट के भी ऑनर हैं, तब भी आप अपने नाम का या अपने किसी भी यूजर अपना क्रिएट करें और उस यूजर को यूज करें, ना कि इसको यूज करें। क्योंकि इसके पास हर चीज की परमिशन है, हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूँ, अपने क्लाइंट की एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने क्लाइंट के जो काम करता था, उस क्लाइंट का भी रूट अकाउंट का यूजर मेरे पास था, यानी कि इसकी एक्सेस थी मेरे पास। मैं समटाइम EC2 में जाता था, सर्वर्स चलाता था, काम सारे करता था, उसके बाद अपना अकाउंट बंद कर देता था। लेकिन मैंने अपना अकाउंट, यानी अपना यूजर कब क्रिएट किया? मुझे एक दिन क्योंकि उसकी प्रोडक्शन की मशीन्स बहुत सारी चल रही थी जिनको मैं मैनेज कर रहा था, और कई ऐसी डेव की या स्टेजिंग की मशीन भी उधर ही पड़ी हुई थी जो कि मैं यूज कर रहा था, उसका सिंगल अकाउंट ही था। लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं मैं गलती से उसकी प्रोडक्शन मशीन बंद ना कर दूं। यानी कि मेरे पास काफी सारी भी सर्वर्स आपने देखे नहीं है, लेकिन सर्वर्स जब चल रहे होते हैं तो आपको नेम्स दिखे होते हैं ना, कि ह्यूमन एरर कोई भी हो सकता है, मैं गलती से किसी की कोई या अपनी कोई प्रोडक्शन की मशीन क्लाइंट की बंद ना कर दूं। तो मुझे उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, मैंने ये किया कि अपना उस्मान नाम से एक यूजर क्रिएट किया,
और उस उस्मान यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो सर्वर को बंद ना कर सके, लेकिन रूट यूजर को मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता था। समझ आई कि हम क्यों यूज करते हैं? कि हमें जब अपने आप को किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है, हमें किसी स्पेसिफिक सर्विस से रिस्ट्रिक्ट करना है या पॉलिसी कोई एक्शन से रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को, तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक यूजर क्रिएट करके उसके ऊपर एक पॉलिसी लगा देंगे कि भाई आप सर्वर्स को बंद ना कर सकते। तो वहां पर मैंने ये क्यों रूट के ऊपर ये लगनी नहीं थी। समझ आई इस एग्जाम्पल की? तो रूट यूजर के पास फुल परमिशन होती हैं। यहाँ पे इसीलिए मेंशन है कि उसके पास फुल रिसोर्सेज, तमाम रिसोर्सेज की फुल परमिशंस होती हैं। इसलिए रूट अकाउंट यूजर कैन एक्सेस बाय साइनिंग इन विद द ईमेल एड्रेस एंड द पासवर्ड दैट यूजर। मैंने इसी तरह अकाउंट जब आप लोग यूज, अच्छा एक मैं आपको चीज हाईलाइट कर देता हूँ कि अकाउंट क्रिएशन की लैब में आपको नहीं करवा सकता था। ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए हर बैच के लिए एक नया नया अकाउंट तो नहीं क्रिएट कर सकता था, इसीलिए मैंने ये किया हुआ है कि एक दफा जो मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ था, वो मेरी टीम है, टीम मेंबर है तैयब, उन्होंने वो रिकॉर्ड किया था व्हाइल क्रिएटिंग दी अकाउंट। तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। उसमें अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस लिखा, यानी कि मेंशन है कि स्क्रीन के साथ पूरी रिकॉर्डेड स्क्रीन है। इसमें है कि आप किस जगह पे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करेंगे एंड देन आपका अकाउंट क्रिएट होगा। तो उसकी एक दफा वन टाइम वीडियो बन चुकी हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। आप लोगों को कभी अकाउंट क्रिएट करना हो, आप जो उसको फॉलो करके भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा वापस आते टॉपिक के ऊपर। अच्छा शेयर्ड एडब्ल्यूएस एक्सेस और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। शेयर्ड एडब्ल्यूएस एक्सेस का मतलब ये होता है कि AWS administration can grant the other people permissions to administer and resources। अच्छा shared access का मतलब ये होता है कि मेरे पास अगर मैंने किसी यूजर्स को परमिशंस देनी है, तो मैं उनको शेयर्ड बेस पे भी दे सकता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था ग्रुप में भी दे सकता हूँ कि मैंने एक ग्रुप को परमिशन दी, उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे वो परमिशन उन सब ग्रुप उन यूजर्स को एक्सेस हो जाएगी। तो उसको हम सिक्योर करने के लिए जो चीज यूज करते हैं, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस जगह पे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए यूज होती है। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि पर्पस क्या है कि जब भी मैंने सपोज दैट क्या मैं अपने इस अकाउंट के ऊपर लॉगिन करता हूँ, AWS के अकाउंट के ऊपर लॉगिन करता हूँ, और अपने AWS अकाउंट के ऊपर लॉगिन करने के बाद मुझे इस अकाउंट को मजीद सिक्योर करना है। मैं जब इसको अभी लॉगिन करूंगा ना, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज देखोगे, मैं इसको साइन अप करता हूँ, कि आप लोग देखोगे इसके ऊपर मैंने एक MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल की हुई है। उस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पर्पस ये होता है कि अगर मेरा यूजर नेम और मेरा पासवर्ड भी किसी के हाथ लग जाए, तब भी कोई इसको लॉगिन नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे मोबाइल के ऊपर मेरे जो क्या नाम है, मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन है, वो मैं भी आप लोगों को लैब भी परफॉर्म करवाऊंगा। उस एप्लीकेशन के अंदर उस एप्लीकेशन के अंदर एक कोड जनरेट होता है, MFA कोड। वो कोड जब मैं अपने मोबाइल से एंटर करूंगा, जो कि मैं एंटर कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाते हुए भी, ये मेरे पास कोड आया है, ये मैं कोड एंटर करूंगा तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ। इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से आपका अकाउंट एक और लेवल पे सिक्योर हो जाता है कि अगर यूजर ने पासवर्ड लीक हो भी गया, तो कम से कम आपके पास ऐप मौजूद है, आप उस ऐप के थ्रू इसको जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। मैं आप लोग को क्या नाम है प्रॉपर तरीके से इसकी लैब मेरे ख्याल से उजैर भी आप लोगों को करवा देगा। लेकिन चीज ये कि मेरा जो इस क्लास में मेनली पर्पस होगा कि मैं आप लोग को डिटेल थ्योरी जो इजी लैंग्वेज के अंदर, अपनी बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूं, और उसके बाद फिर आप लोग हैंड्स ऑन लैब करें। हैंड्स ऑन लैब के लिए आपको ज़ाहिर असिस्ट भी करता रहेगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से लैब भी करवाता रहेगा। लेकिन थ्योरी के ऊपर फोकस है, थ्योरी पे कॉन्सेप्ट समझाने वाली चीज़ है, वो ऑब्वियसली मैं आपको समझाता रहूंगा। तो दोबारा वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है, द एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऐड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू द अकाउंट एंड इंडिविजुअल। जरूरी नहीं है कि रूट अकाउंट पे लगे, ये इंडिविजुअल अकाउंट पे भी लगती है। यानी कि रूट अकाउंट पे तो लगी हुई है, आप लोग को इंशाल्लाह जब लैब ये परफॉर्म करवा देंगे, जब आप लोग लैब कर लोगे, तो आप लोग के भी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने मोबाइल पे 3 ऐप्स का मैं बता देता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। वैसे तो एक भी कर सकते हैं, लेकिन एक है ऑथी के नाम से, AUTHY। सेकंड ऐप है गूगल ऑथेंटिकेटर, एक ही आप ऐप यूज कर लो, और तीसरी है माइक्रोसॉफ्ट की है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है मेरे ख्याल से। ये सारी ऐप स्टोर के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर सारी ये ऐप्स पड़ी, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सारी यूज करनी है, कोई भी एक यूज करो। मैं ये वाली यूज कर रहा हूँ और ये लास्ट वन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तकरीबन कोई 8-10 अकाउंट्स हैं, 2-4 क्लाइंट्स के हैं, 2-4 मेरे हैं, तो इसलिए मुझे हर जगह पे इसको यूज करना पड़ता है। तो
इन ऐप्स के साथ इनके प्रॉपर लैब भी इंशाल्लाह आपको करवा दी जाएगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जब भी कभी AWS पे काम करें, अपने क्लाइंट, अगर आपका कोई क्लाइंट नहीं यूज करा तो उसको रेकमेंड करें कि भाई ये ऐप यूज करो, इससे आपका अकाउंट जो है वो एक एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी के ऊपर आ जाता है, और अकाउंट की जो है वो परमिशन जो है ना वो रिवोक नहीं हो सकती, यानी कि आप जो है वो कोई भी उसका यूजर नेम पासवर्ड अगर लीक भी हो जाए तो आप कम से कम उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो हम यूज करते हैं। IAM रोल के बारे में वैसे मैं आपको बता दिया था कि दोबारा से यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। इसके साथ भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, जिस समय भी आपको बताया। और इसके जो ईजीएस्ट लैंग्वेज में वो यही है कि भाई बिटवीन टू सर्विसेज कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग जो है वो IAM रोल यूज करते हैं। रोल्स की बेस पे कम्युनिकेशन भी होती है, जिसको हम अज्यूम रोल्स करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर काम करना है, मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर परमिशंस देनी है, तो हम अज्यूम रोल्स करते हैं। इसकी डिटेल लैब आएगी, आपका सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे आके सर्विसेज पे डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी जो मैंने डिटेल में आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स बताया है, जिसमें मैंने ये सारी चीजें मेंशन की, इसी को फोकस करें। रोल्स बिटवीन टू सर्विसेज कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। और अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर, यानी कि AWS के अकाउंट्स के अंदर लॉग इन करना है, एंड यानी कि स्पेसिफिक किस्म की जो है वो परमिशंस देनी है, तो उसके लिए भी हम लोग रोल्स को यूज करते हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल अकाउंट्स और हमें उनको लॉग इन करना है तो हम उसके लिए भी उसको यूज कर सकते हैं फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। इसके बाद जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉरी, अच्छा इसमें एक और पार्ट मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। मैंने भी आप लोगों को काफी दफा 2 से 3 दफा ये चीज मेंशन की थी, लेकिन मैंने अभी तक बताया नहीं था कि हमारे पास AWS को एक्सेस करने के, मैं अब लिखता हूं हाउ मेनी वेज टू एक्सेस AWS अकाउंट। AWS के अकाउंट को, या AWS के अकाउंट ही कह लेता हूँ, को एक्सेस करने के कितने तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अभी आपको बताया था कि AWS मैनेजमेंट कंसोल करते हैं, मैनेजमेंट कंसोल आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं। जो कि मैनेजमेंट कंसोल क्या था, अभी आप लोगों ने देखा पीछे मैंने एक कंसोल ओपन किया हुआ था, वो AWS मैनेजमेंट कंसोल था। सेकंड एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब होता है CLI के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं। लिनक्स CLI के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, विंडोज पावरशेल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, मैक टर्मिनल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कंप्लीट ऑप्शन मौजूद होती है। और जो तीसरा तरीका है उसको कहते हैं SDKs या APIs। हम इनके थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। SDKs होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर किट्स। हमने अगर किसी एप्लीकेशन ने आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोड के थ्रू हमने अपने अकाउंट को एक्सेस करके कोई काम लेना है, कोई चीज करनी, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। APIs की रिक्वेस्ट भी अवेलेबल है, हम उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों को इसकी लैब भी में हम इसके ऊपर तो हम लोग पूरा कोर्स पढ़ेंगे, लेकिन CLI के ऊपर भी हम काम करें। SDKs के ऊपर APIs के ऊपर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड कि मैं पूरा पाइथन का आपको एक पूरा फंक्शन लिख के दिखाऊं और उसके ऊपर करें। लेकिन SDK के ऊपर हम जब हम डेवलपर की एक लैब परफॉर्म करेंगे तो उसमें मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि हम एक अपने कोड के अंदर कैसे कॉल करते हैं अपने अकाउंट को, और अकाउंट से कैसे डेटा गेट करते हैं। तो वो SDK वाली लैब भी इसके अंदर परफॉर्म, तो हम लोग ये तीनों तरीके से लैब जो है वो इसमें परफॉर्म कर देंगे, थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पीछे यही मेंशन है कि आपको एक्सेस करने के लिए AWS SDKs के थ्रू भी एक्सेस कीज चाहिए होती है। अच्छा हाँ, एक चीज स्लाइड्स के अंदर थोड़ी मेंशन कर देता हूँ। मैंने आपको भी चीज बताई थी कि मैंने जब AWS की, अभी आप लोगों ने देखा मैंने कंसोल को लॉग आउट किया था, लॉग इन भी किया था, तो मैंने वहां पर क्या एंटर किया, मैंने वहां पर अपना यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया और अपना MFA एंटर किया। इस तरह मैं लॉग इन किया था ना, अभी आप लोगों ने देखा होगा। अभी MFA का करेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, अब्दुल्ला। तो हम लोगों ने इस तरह से किया। अच्छा लेकिन जो SDK है या कमांड इंटरफेस, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, जब हम इन दोनों के ऊपर लॉगिन करते हैं ना, जब इन दोनों के थ्रू लॉगिन करते हैं तो इसके लिए 2 कीज हमें मिलती हैं। हम लोग जब भी कभी यूजर क्रिएट करते हैं ना, जब भी जैसे यूजर कभी कोई भी क्रिएट होगा तो हमें 2 कीज मिलती हैं, जिनका नाम होता है एक्सेस की ID एंड सीक्रेट एक्सेस की। ये वो 2 कीज होती हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है वो, यहां पर भी मैं मेंशन कर देता हूं, और नीचे सॉरी, और यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ कि हमारा जब भी कभी हमें कमांड लाइन इंटरफेस पर लॉगिन करना है या SDK के ऊपर लॉगिन करना है, तो हमारे पास 2 कीज जनरेट होती है, एक्सेस की ID और सीक्रेट एक्सेस की। मेरा ख्याल है कि मैं
ये करता हूँ कि आप लोगों को पहले यूजर क्रिएट करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को ये समझ आ जाए मैंने अभी तक जो चीजें बताई हैं वो कहाँ पर है और कैसे क्रिएट होती है। मैं यहीं पर ब्रेक लगा के एक यूजर क्रिएट करता हूँ। तो आईएम पे चलते हैं, ताकि आपको नजर आएगा कि जब भी कभी यूजर को क्रिएट होता है तो उस यूजर पे यूजर नेम पासवर्ड तो जनरेट होता ही है, लेकिन साथ में एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की भी होती है। लेकिन वो कैसे हम यूज करते हैं, लेट्स सी। मैं यूजर्स में जाता हूँ, यूजर में हम जाके यूजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ यूजर का नाम एल्बिस्टेक B7। आप लोगों का बैच 7 है तो मैं B7 मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, जैसे हमको यूजर क्रिएट करते हैं ना AWS के अंदर कंसोल से, मैं सिर्फ आईएम, अच्छा मैं आईएम में यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ पर भी आईएम लिखूँ तो ये मुझे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट पे ले जाएगा। मेरे पास सर्विसेज पे भी चला जाऊँ तो यहाँ से मुझे मैनेजमेंट से वैसे आईएम मिल जाएगा। और तीसरा तरीका ये होता है कि मैंने, क्योंकि ज्यादातर अपनी सर्विसेज काफी सारी ओपन की होती हैं, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, तो जो फ्रीक्वेंटली सर्विसेज ओपन होती हैं, तो रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज वो यहाँ पर नजर आ रही है। हम यहाँ से भी जा सकते हैं। तो जैसे मैं गया हूँ, मैंने ऐड यूजर पे क्लिक किया है, एक यूजर का नाम मेंशन किया है। अगली ऑप्शन मुझे क्या दे रहा है वो पूछ रहा है कि क्या आपका जो ये यूजर है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, क्या उसने एसडीकेस या सीएलआईस के थ्रू आना है या एपीआई के थ्रू आना है, या उसने कंसोल की एक्सेस चाहिए, यानी कि ये कंसोल है। अगर मैंने इस यूजर को सिर्फ कंसोल की एक्सेस देनी है तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा, और अगर मुझे इसको सीएलआई एसडीके की भी एक्सेस देनी है तो फिर मैं इसको यहाँ पर भी क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर भी क्लिक कर दूंगा, मैंने अगर दोनों देनी है तो। मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ना, देखिए यहाँ पर क्लिक करने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्लिक करने से वो पूछ रहा है कि भाई अपना पासवर्ड सेटअप करें, क्या मैं ऑटो जनरेटेड पासवर्ड बना दूं या फिर यहाँ पर कोई कस्टम पासवर्ड डालना चाहिए। तो अब हम कहते हैं भाई ऑटो जनरेटेड डाल दो। और ये ऑप्शन ये होती है कि जैसे ही ये यूजर लॉगिन करेगा तो ये उसको क्या कहेगा कि भाई अपना पासवर्ड रीसेट कर लो, अपनी मर्जी का रीसेट कर लो, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास तो पासवर्ड था, क्योंकि सपोज दैट कि आप एडमिन थे, आपने पासवर्ड बना के दिया, तो ऑब्वियसली आपके पास भी सेव है, लेकिन आप यूजर का पासवर्ड अपने पास क्यों रखो। तो आप यूजर को कहते हो पहली दफा का पासवर्ड ये है, जब आप लॉगिन करो तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो। तो वहां पर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट आते हैं परमिशन। मैं इसको कोई परमिशन नहीं देता, यहाँ पर परमिशन वाली बात है ना कि भाई वो कह रहा है परमिशन क्या देना है, तो मैं इसको कोई परमिशन नहीं देता। नेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ नेम लिख देता हूँ। इसका ये टैग होता है, टैग का भी मैं बता देता हूँ। टैगिंग सिर्फ एक समझ लें कि आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर 50 टैग्स डाल सकते हो कि जो कई कंपनीज ने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं, या तो आप अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर टैग्स डाल सकते हो, जस्ट फॉर एक इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे रिकॉग्नाइज करना है या मेरे जाने के बाद मेरी कंपनी को इजीली पता चल जाए इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के कि भाई ये मैंने कब बनाया था, क्यों बनाया था, इसका पर्पस क्या था और ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो ये पर्पस यहाँ पर टैगिंग के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल, इट्स जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। ठीक है। रिव्यू के अंदर आप रिव्यू कर लो सारा कुछ, आपने क्या क्या कुछ क्रिएट किया। जैसे ही मैं क्रिएट यूजर पे क्लिक करूंगा तो ये देखना आपको एक सीएसवी फाइल डाउनलोड करने के लिए देगा। और ये सीएसवी फाइल मैं डाउनलोड तो कर लेता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, लेकिन इसका एक चीज याद रखना, मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया और ये डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पर हो गई। ये इन्फॉर्मेशन जो भी डाउनलोड की है वो यहाँ पर भी नजर आ रही थी। अगर मुझे उसको सेंड करना है ईमेल तो यहाँ से सेंड भी कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो कीज नजर आ रही है ना, ये जो कीज है, स्पेशली ये दो कीज, अगर ये कीज अगर आपने ये डाउनलोड ना की और ये कीज और पासवर्ड सेव ना किया तो ये दोबारा रिट्रीव नहीं हो सकती। एक बात याद रखना, यही वाली परमिशन, यही वाली एक्सेस कीज, यही वाला पासवर्ड दोबारा रिट्रीव नहीं हो सकता, रीजनरेट हो सकता है। यानी कि मैंने सेम रिट्रीव नहीं कर सकता, ये रिट्रीव जैसे मैंने क्लोज पे क्लिक करना है ये गायब हो जाना है। लेकिन डाउनलोड के अंदर क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया था तो ये सेव है। या तो आप सेव कर लो, या आप उसको क्या नाम है अपने पास यहाँ से सेव कर लो या डाउनलोड कर लो। तो अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया तो ये इन्फॉर्मेशन दोबारा नहीं आएगी, वो कहेगा दोबारा जनरेट तो आप कर सकते हो यूजर के लिए, लेकिन इसी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर सकते। समझ आया। तो ये मेरा यूजर है जो मैंने अभी क्रिएट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूजर है, इस यूजर में कोई परमिशन नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन ये जो मैंने फाइल डाउनलोड की थी, मैं आपको ये फाइल दिखाता हूँ। इस फाइल में क्या ये फाइल एक एक्सेल की फाइल होती है, सीएसवी फाइल। और ये फाइल मेरी ये है, ये मेरी फाइल की है। इसके अंदर क्या क्या कुछ मेंशन है, पहले इसको गौर करते हैं। इसके अंदर देखें,
एक अदद यूजर नेम है, जो मेरा यूजर मैंने क्रिएट किया तो उसका यूजर नेम आ रहा है, उसका पासवर्ड आ रहा है, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है ये, और उसकी एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की, ये वो दो कीज हैं। एक बात याद रखना, अगर मैं यूजर क्रिएट करते हुए, तो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन डाली थी ना, वो जो प्रोग्रामेटिक एक्सेस की, ये यूजर में क्रिएट करता हूँ। मैं यूजर क्रिएट करते हुए जो मैंने ये वाली टिक मार्क किया था ना, इसको इसको इनेबल किया था, इसकी वजह से ये कीज नजर आ रही हैं। अगर मैं किसी यूजर को ये एक्सेस देना ही नहीं चाहता और इसको अनचेक रखता, तो यहाँ पर ये दो कीज ना आ रही होती, ये ब्लैंक होती हैं। आप लोग को वो भी करके देख लेना अपनी, अब जब आप खुद लैब परफॉर्म करोगे बेशक करके देख लेना। लेकिन इसका पर्पस क्या है कि इसका मतलब है कि मैं अपने इस यूजर को ये अज्यूम करके बना रहा हूं कि शायद मुझे, या यकीनन मुझे अपने इस यूजर को सीएलआई से भी एक्सेस करना है, और मुझे एसडीके में या सीएलआई या एसडीके में भी के थ्रू भी एक्सेस करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई थी, अब पत्नी को है कि नहीं वो नहीं है, वो डायग्राम मैंने पीछे बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि जब मैं अज्योर के या किसी लोकल ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर से अपने किसी एडब्ल्यूएस के अकाउंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो आपसे ये कीज के थ्रू कम्युनिकेशन करेगा, अदरवाइज को नहीं पता चलेगा। समझ आई इन कीज का पर्पस? लेकिन ये क्या चीज है, ये है जब मैं अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ ना, जब भी आप कभी अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आपको एक अपने अपने अकाउंट का एक लिंक मिलेगा। ये मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये मेरा अकाउंट एलियस है, यानी कि मेरा अकाउंट का नेम है। ये चेंज भी हो सकता है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक मेरे जो अकाउंट के अंदर लॉगिन किसी ने करना है, देखो अगर मैं अभी भी एडब्ल्यूएस पे कभी भी लॉगिन करना हो ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कभी भी एडब्ल्यूएस पे लॉगिन करना हो ना, तो मैं दूसरा ब्राउज़र ओपन किया है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल, बस। ये मुझे आऊंगा तो ये मुझे कहेगा भाई किधर लॉगिन करना है, ठीक है, किस अकाउंट पे लॉगिन करना है, क्या करना है, तो ये बताता है ना मुझे। लेकिन अगर मुझे अपने अकाउंट के ऊपर लॉगिन करवाना है किसी को, तो मैं अपना ये लिंक किसी के साथ शेयर करूंगा। ये देखिए ये पूरा लिंक बना हुआ है जिसमें मेरा अकाउंट नेम भी मेंशन होगा। मैं ये पूरा अकाउंट नेम उसको दूंगा और उसके बाद वो वहां से लॉगिन कर सकता है। तो जब ये लॉगिन कर लेगा, तो मैंने ये वाला, अब ये वाला यही वाला लिंक जो है ना एक्सेल में मेंशन हुआ है, ये देखिए एल्बिस्टेक रूट साइन इन। अब मैं इस लिंक को पकड़ता हूँ, और इस लिंक को पकड़ के एक इनकॉग्निटो मोड में या प्राइवेट मोड के अंदर एक लॉगिन क्रिएट करता हूँ, यानी कि इसको अपने इसी यूजर को लॉगिन करवाता हूँ। इसी यूजर को लॉगिन करवाना है, तो मेरे पास ये सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। सबसे पहले यूजर नेम है, इसका यूजर नेम है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये यूजर नेम है यहाँ, अच्छा देखिए जैसे मैं आया हूँ यहाँ पर, पहले क्या है, जब कभी रूट लॉगिन, यानी कि ये देखिए नीचे मेंशन किया हुआ है, अगर रूट यूजर लॉगिन करेगा ना, तो ये चीज मेंशन नहीं होगी अकाउंट आईडी, वो क्या पूछेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन जब आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर रहे होगे, यानी कि लॉगिन करवा रहे होगे, तो वहां पर आपसे पूछेगा अकाउंट आईडी क्या है। तो अकाउंट आईडी मेरा रूट डिस्ट्रिक्ट रूट है, यूजर नेम मेरा ये है, और पासवर्ड मेरा जो मैंने यहाँ से ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आया था ये। तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन करूँ, और इसको साइन इन को जैसे ही साइन इन करूंगा, कहेगा न्यू पासवर्ड सेट कर लो। ओल्ड पासवर्ड मेरा ये था, न्यू पासवर्ड मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, कोई इजी सा पासवर्ड समथिंग करके मैंने कोई मेंशन कर दिया। अगर, अच्छा इसमें क्या होता है कि आपके पास पासवर्ड की पॉलिसीज भी सेट हो सकती है, वो मैं आपको भी बाद में दिखाता हूँ। मैंने एक पासवर्ड जो है वो यहाँ पर सेट कर लिया, जैसे मैं लॉगिन करूंगा, अब आप इसका अकाउंट आईडी देखें क्या है। मेरा जो रूट अकाउंट था उसका अकाउंट आईडी आपको दिखाता हूँ, वो आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी यहाँ से देखते हैं। मैंने दोनों स्क्रीन ऊपर नीचे ओपन कर दी। मेरा ऊपर जो रूट अकाउंट नजर आ रहा है, ये रूट अकाउंट है, ये मेरा सब अकाउंट है, यानी कि उस अकाउंट के अंदर अकाउंट ओपन हुआ है। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एल्बिस्टेक 07, क्योंकि मैंने अभी यूजर का नाम है ये, और @ एल्बिस्टेक रूट, उसके अंदर आपने लॉगिन किया। तो ये पहली दफा लॉगिन हुआ है। मेरा जो पीछे अकाउंट है ये रूट अकाउंट है, इसके पास फुल परमिशन है, लेकिन इसके पास क्योंकि परमिशन मैंने कोई अटैच नहीं की थी, अगर मैं किसी सर्विस में चला भी जाऊँ तो यहाँ पर कोई परमिशन नजर नहीं आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर सपोज दैट कि मैं EC2 पे जाता हूँ, या मैं यहाँ पर S3 में चला जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर नजर आएगी, मैंने अगली टैब में ओपन किया है, तो आपको यहाँ नजर आएगा हर जगह पे परमिशन डिनाइड। क्योंकि इसके बाद परमिशन ही देखिए, एपीआई एरर, एपीआई एरर, एपीआई एरर, ये सारे एरर्स आ रहे होंगे। जहां पर किसी भी लोकेशन पे चला जाऊंगा, वहां पर एरर्स आ रहे होंगे, मुझे कुछ भी नहीं ये करने देगा। मैं S3 में जाऊंगा, वहां देखिए लिखा हुआ यू डोंट हैव द परमिशन टू लिस्ट द बकेट, तो परमिशन तो है ही नहीं। अब मैंने अगर इस यूजर के साथ कोई परमिशन डालनी है या अटैच करनी है, तो उसका तरीका क्या है कि मैं दोबारा अपने यूजर पे जाऊंगा, वो यूजर ये है ये यूजर है, मैं इस यूजर के साथ, ये रूट अकाउंट में वापस आ गया हूँ,
मैं यहाँ से जाके ऐड परमिशन में जाके इसको परमिशन दे दूंगा। मैंने अगर कोई किसी ग्रुप के साथ परमिशन देनी, यहाँ से मैं दे सकता हूँ। सपोज दैट मैं ग्रुप एक बना लेता हूँ, बल्कि आप बना ही लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं ग्रुप बनाता हूँ। यूजर ग्रुप में जाऊंगा और अब मैं ग्रुप एक बनाता हूँ। ये बल्कि बना हुआ है बैच 07 का। ये मेरे ख्याल से क्या नाम है, उजैर ने बना दिया हुआ है शायद। ये आप लोग का बना भी हुआ है कि आप लोग के शायद यूजर भी यहाँ पे क्रिएटेड है। आप लोग के मेरे ख्याल से शायद क्रेडेंशियल शेयर करते होंगे, अगर नहीं किए तो ऑब्वियसली आप लोग उसको यूज कर लेना। लेकिन बैच 07 के साथ कोई परमिशन इस टाइम मेरे ख्याल से शायद अटैच नहीं है। देखिए कोई परमिशन अटैच नहीं, लेकिन यूजर आप लोग का बना हुआ है, ग्रुप आप लोग का बना हुआ है। लेकिन चले मैं उसको डायरेक्टली परमिशन दे देता हूँ। अब्दुल्ला तुम्हारा भी बन जाएगा, तो मसला नहीं। तो असल में आपका पहले ही मेरे ख्याल से बना होगा। तो ये यहाँ पर ना हमारे पास जो परमिशन है ना, डायरेक्टली अगर मैंने कोई परमिशन अटैच करनी, मैं यहाँ से, अच्छा ये ग्रुप के साथ परमिशन भी दे सकते हैं। अगर मुझे किसी यूजर की एग्जिस्टिंग परमिशन इसको देनी है, यानी कि किसी यूजर की परमिशन कॉपी करके यहाँ पर डालनी, तो वो भी डाल सकता हूँ। और तीसरा तरीका ये है जो कि हम यूज करेंगे, वो है कि अगर मुझे इंडिविजुअली तौर पे इसको परमिशन, देखिए ये वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, जिसकी मैंने यहाँ पर बात करा था कि अगर मेरे पास कोई यूजर है जिसको सिसऑप्स की परमिशन देनी है और एडमिन एक्सेस देनी है, तो मैं इन ACD यूजर के साथ ये परमिशन अटैच करूँ और उनके पास सारी परमिशन चली जाएंगी। यानी कि लेकिन वो रूट यूजर नहीं बनेंगे। एक बात याद रखना, सारी परमिशन होती हैं लेकिन रूट यूजर वो फिर भी नहीं होते, क्योंकि रूट यूजर एक ही होता है अकाउंट का। तो मैंने ये परमिशन नहीं देनी, मैंने इसको सपोज दैट के ये जो यूजर है इसको S3 की परमिशन देनी, मैं यहाँ पे लिखूंगा S3। ये AWS मैनेज परमिशन है, देखिए लिखा भी हुआ, मैं इसको S3 की फुल परमिशन दे देता हूँ। S3 की फुल परमिशन कैसे दूंगा, रिव्यू एंड ऐड, मैंने ये परमिशन दे दी। मैं दोबारा अपने इस अकाउंट में आऊंगा, यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा इस पेज को, तो अब ये सारी बकेट्स मेरे अकाउंट में बनी हुई सारी दिखा देगा, क्योंकि इसके पास फुल परमिशन। अब वो परमिशन का एरर नहीं देगा, देखिए सारी बकेट्स दिखा रहा है। यहाँ पे तकरीबन कोई 35 बकेट्स बनी हुई है, सारी बकेट्स दिखा रहा है। तो ये सारा डेटा दिखाने लगा है, इसका मतलब इसके परमिशन चलेगी। लेकिन अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ये हालांकि लैब हमने एंड पे करनी थी, लेकिन चले अब बिजली हम कर रहे हैं तो अभी खत्म करते हैं। कि सपोज दैट मैं जैसे एक बकेट पकड़ता हूँ, यहाँ से हम बकेट ले लेते हैं लैब बकेट 06, जिसमें डेटा भी थोड़ा सा हो, मैं डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाली बकेट है जिसमें ये कुछ डेटा भी पड़ा हुआ है, ये बिजलैंड के नाम से है। ठीक है, मैं इस बकेट का नाम कॉपी कर लेता हूँ। सपोज दैट अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि मैंने अगर इसको ग्रैनुलर एक्सेस देनी है, बड़ी स्पेसिफिक किस्म की एक्सेस देनी है, यहाँ पर ये मैंने अभी मेंशन किया था, बल्कि ये मेंशन किया था ये, कि अगर मुझे स्पेसिफिकली अपने किसी यूजर को स्पेसिफिक बकेट की परमिशन देनी है, सारी परमिशन नहीं देनी, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। उसको डिजाइन कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। पॉलिसीज में जाता हूँ। अब मैं पॉलिसी अपनी मर्जी की बनाता हूँ। मैंने जिस तरह बताया था कि हम अपनी मर्जी की परमिशन बना सकते हैं। अब एक चीज बात याद रखना, आप जब परमिशन बनाते हो, ये परमिशन या पॉलिसीज बनती हैं जेसन लैंग्वेज के अंदर, जेसन लैंग्वेज के अंदर बनती हैं। लेकिन आप लोग सोचोगे कि यार मैंने तो आप लोगों से कहा था प्रोग्रामिंग है नहीं इतनी ज्यादा, यहाँ पर तो कोई खास काम नहीं है। तो ऑब्वियसली नहीं है। AWS को भी आइडिया है कि बहुत सारे टेक्निकल IT रिलेटेड पर्सन, उनकी प्रोग्रामिंग मेरे जैसी ही होती है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपको यहाँ पर पॉलिसी जनरेटर्स दी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिनमें आपको कोड लिखना नहीं है, सिर्फ आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, कोड आपका वो खुद कर देगा। ये देखिए, मैं क्रिएट पॉलिसी पे जाता हूँ। अब आपसे वो कहेगा कि किस तरह बनानी, क्या आपने जेसॉन में खुद लिखनी है सारी पॉलिसी, या विजुअल एडिटर के थ्रू बनानी है। तो हम कहते हैं हमें विजुअल एडिटर ही मंजूर है, हमें जेसॉन नहीं आती। जैसे ही मैं ये बनाऊंगा, आपको जेसॉन कोड खुद दे देगा वो। मैं विजुअल एडिटर में जाके बनाऊंगा, क्या पूछा सर्विस कौन सी है, मैं आप लोग मुझे यार आप लोग थोड़े मुझे ना ढीले ढीले लग रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि मैं जो भी अचीव करना चाह रहा हूँ वो आप लोग मुझसे बनवाओ। आप लोग सबसे पहले तो बताओ कि मैं अचीव क्या करना चाह रहा हूँ। कोई एक बंदा अनम्यूट करे और मुझे बताए। जी, गलत बताओ लेकिन बताओ तो सही यार। अच्छा, अब मैंने परमिशन डिफाइन करनी है, आप लोग की मुझे मैसेज मिल चुके हैं चैट पे। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली अपनी S3 बकेट के अंदर सिर्फ एक बकेट, यानी S3 की सर्विस के अंदर एक बकेट की एक्सेस अपने यूजर को देनी। जो यूजर है उसके पास, जब मैं दोबारा आऊं तो इसके पास बिजलैंड के अलावा किसी और बकेट की एक्सेस नहीं होनी चाहिए।
तो उसका तरीका क्या है, उस तरीके को हम डिफाइन यहाँ से करेंगे। हमारी सर्विस कौन सी होनी चाहिए, हमारी सर्विस यहाँ पर होगी। मैं असल में आप लोग से चाहता था, जो भी बंदा अनम्यूट करता है मैं उससे पहले पूछता भाई सर्विस बताओ, तो आप बताते हैं भाई S3। मैं कहता ठीक है, ताकि इस तरह ही चलना था ना हमने आगे। फिर मैं आपसे पूछता कि भाई मुझे बताओ मेरा पर्पस क्या है। आप लोग कहते हैं, मैं खुद ही आंसर दे देता हूँ ऑब्वियसली, अब आप लोग भी दे रहे तो। फिर आप लोग कहते हैं हमारा पर्पस है कि हमने S3 की इस बकेट की परमिशन देनी। तो इस बकेट की परमिशन देने का तरीका क्या है कि मैंने लिस्ट बकेट्स इनेबल करनी है। कौन सी लिस्ट बकेट करनी, चलो खैर है, सारी बकेट्स लिस्ट कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लिस्ट करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन परमिशन किसकी देनी है वो हम देख लेते हैं। हम कहते हैं भाई गेट ऑब्जेक्ट्स दे दो, कि सारे ऑब्जेक्ट्स तो नजर आए। अच्छा, जो अंदर बकेट के अंदर जो ये डेटा पड़ा हुआ है ना, इनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो डेटा पड़ा है इसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इसलिए मैंने उसको कहा कि भाई मुझे तमाम डेटा भी दिखा देना, क्योंकि बाकी डेटा तो दिखाना है। मैंने उसको कहा भाई मुझे पहली दफा मैंने उसको कहा कि लिस्ट कर लो बकेट्स को, लिस्ट ऑल मैं बकेट्स भी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बकेट्स कर दी। उसके बाद मैंने उसे कहा कि भाई ऑब्जेक्ट्स भी मुझे दिखा देना, वो ऑब्जेक्ट्स भी मुझे दिखा देगा। लेकिन अभी तक अगर मैं अभी पॉलिसी क्रिएट कर दूं, आप लोग वैसे तो मुझे आंसर नहीं देते, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं या ना करूं, कि अगर मैं इस जगह पे पॉलिसी क्रिएट कर दूं, इसी जगह पे, तो मुझे बताओ कि क्या मेरे पास सिर्फ बेसलाइन वाली बकेट का डेटा नजर आएगा या सारी बकेट का नजर आएगा? चैट पे बता दो भाइयों। सबका नजर आएगा, बिल्कुल। एक्टिव शुक्र हुआ है तो इससे अच्छी बात है सबका, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया ही नहीं अभी तक बेसलाइन या एक बकेट को। तो आपने दे दिया सारी बकेट का। टैगिंग की अगर मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ठीक है, अगर मुझे शो करानी है तो मैं टैगिंग की इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। राइट्स की मुझे देनी है। अच्छा, राइट्स का मतलब क्या है कि क्या मैं उस बकेट के ऊपर कुछ सिर्फ देख सकूं या कुछ रख भी सकूं या गेट भी कर सकूं। तो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि मैं पुट भी कुछ कर सकूं, अपने ऑब्जेक्ट को रख भी सकूं वहां पर। तो वो भी हम रख लेते हैं। अभी मुझे कोई रखना नहीं है, लेकिन मैं चले दे देता हूँ। मैं बड़ी स्पेसिफिक परमिशन दे रहा हूँ। और बाकी मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी चीज की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर वो चीज डिफाइन होगी कि भाई मैं किस बकेट की बात कर रहा हूँ, या सबकी बात कर रहा हूँ, या मुझे अब मैंने ये रूल सबके ऊपर इंप्लीमेंट करना है या सिर्फ किसी स्पेसिफिक बकेट के ऊपर करना है। मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो देखिए लिखा है क्या ऑल रिसोर्सेज कर दूंगा, मैं ऑल करूंगा तो वो क्रिएट कर देगा। लेकिन हमें करना स्पेसिफिक। तो वो पूछ रहा है बकेट कौन सी, तो मैं कहूंगा बकेट का नाम है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना ARN पे। अच्छा, एक चीज, हर रिसोर्स जो AWS में क्रिएट होता है उसका एक ARN होता है, जिसको हम कहते हैं Amazon रिसोर्स नेम। हमारा वो जो ARN पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है कि भाई बकेट का नाम बताओ। तो हमने क्या करना है, बकेट का नाम यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट, ऐड, बन गया। अब वो पूछ रहे क्या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आपने दिखाना है या सारे दिखाने हैं, तो हमें सारे दिखाने, हम यहाँ पर एनी एनी का बकेट के अंदर के तमाम ऑब्जेक्ट्स, इस बकेट के अंदर के तमाम ऑब्जेक्ट्स को हमें दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं। या टैग भी कर सकते हैं इस पॉलिसी को, लेकिन हम नहीं करते, रिव्यू करते हैं। और यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि S3 बकेट, ये बिजलैंड एक्सेस, मैंने इस तरह के लिख दिया। इसकी डिटेल भी लिख सकते हैं कि दिस पॉलिसी is just allow user to get details of Bizland bucket। मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया, ठीक है। वो अब कोई भी पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी अच्छा ये बात किसकी हो रही है। क्रिएट पॉलिसी, ये पॉलिसी क्रिएट हो गई। अब मुझे बताओ कि क्या ये पॉलिसी क्रिएट होने से मैं इधर जाके रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास क्या बाकी डेटा नजर आएगा या नहीं? और मुझे ये पहले तो ये बताओ कि क्या मैं अभी जाके रिफ्रेश करूं तो सारा डेटा नजर आएगा मुझे? नहीं नजर आएगा। नहीं नहीं नजर आएगा। भाई, नजर आएगा। क्यों आएगा? आएगा नजर, क्योंकि मैंने अभी तो पॉलिसी अटैच ही नहीं की यूजर के साथ। पॉलिसी बना तो ली, अटैच कहाँ की है मैंने? ये तो पॉलिसी बनी है, पॉलिसी अटैच भी तो करनी है यूजर के साथ। तो मैं यूजर में जाऊंगा, उस यूजर के साथ जो मैंने अभी बनाया था B7 के नाम से, इस यूजर के साथ अब मैं क्या करूंगा, वो जो पहले परमिशन मैंने लगाई हुई थी फुल एक्सेस वाली, उसको निकाल दूंगा, अटैच कर दूंगा और अपनी पॉलिसी को अटैच कर दूंगा। अब मुझे एक चीज आप लोगों ने बल्कि बतानी है, चलो पहले ये चीज कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन करता हूँ। फिर आप लोग से जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा आप लोग समझ नहीं आएगी नहीं। मैं यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर लिखा क्या था, बिजलैंड, मैंने यहाँ पर डाल दी। ये देखिए, ये वाली पॉलिसी मैंने बनाई थी ना, ये यहाँ पर आ रही है। रिव्यू किया, ऐड कर दी परमिशन, जैसी ऐड की। अब मैं यहाँ पर आके दूसरे अकाउंट में रिफ्रेश करूंगा, बकेट सारी नजर आएंगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, लिस्ट ऑल बकेट्स, बकेट सारी नजर आएंगी। लेकिन बकेट्स का कंटेंट नजर नहीं आएगा। देखना मैंने क्या कहा था वहां पर, परमिशन में डाला था, आपको परमिशन साथ दिखा भी देता हूँ। ये देखें,
यहाँ पर जेसन कोड आपको नजर आ रहा होगा, ये वो कोड है जो हमने नहीं लिखा, लेकिन हमने क्योंकि विजुअल एडिटर से बनाया वो कोड सारा बन गया। हमने यहाँ पर देखिए लिस्ट बकेट्स का भी कहा हुआ है, लिस्ट ऑल बकेट्स की परमिशन, तो बकेट्स ने सारी दिखा दी, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनसफिशिएंट परमिशन सारा पे आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, किसी और बकेट में जाता हूँ, किसी और बकेट के अंदर डेटा जाके देखता हूँ, तो कहता है इनसफिशिएंट परमिशन, बकेट का जो है वो परमिशन नहीं है। लेकिन मैं अपनी बकेट में, किसी भी बकेट में जाऊंगा, लेकिन अपनी बकेट में जब जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए सारा डेटा नजर आ रहा है, यहाँ पर इनसफिशिएंट परमिशन, वो बाहर जरूर लिखा हुआ है, वो पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, लेकिन असल में इनसफिशिएंट का मतलब ये है कि हर चीज की एक्सेस नहीं दी, मैंने लिस्ट करने की एक्सेस दी है, उसने मुझे लिस्ट करने का दिखा दिया है। मैं यहाँ से अपलोड करूंगा, डेटा अपलोड भी करने देगा, क्योंकि मैंने पुट ऑब्जेक्ट की परमिशन भी दी हुई है, देखें, बल्कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने पुट ऑब्जेक्ट की परमिशन भी दी हुई है, तो मैं यहाँ पर डेटा अपलोड करूंगा तो अपलोड भी करने देगा मुझे। लेकिन सिर्फ इस बकेट का दिखा रहा है, बाकी किसी भी बकेट में जाऊंगा तो वहां पर आपको डेटा नजर नहीं आएगा, तो सब पे इंसफिशिएंट आ रहा है। हाँ, मुझसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है कि कोई इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड जो होता है, हर समय स्टैंडर्ड जो होते हैं ना वो इंडस्ट्री के नहीं होते, स्टैंडर्ड जो है ना वो मैंने देखा है कंपनीज के होते हैं। मेरी जिस क्लाइंट के साथ मैं काम करता हूँ, उनके उनके नेम के ऊपर ना समझ लें कि शायद मैं इरिटेट हो जाता हूँ कई दफा। तो हम लोग जब डेवॉप्स वाले पर्सन काम कर रहे थे उनके साथ हम इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने नेम के ऊपर वो हमारी कई दफा बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद हमें पता चलता है कि हम लोगों ने नाम उसके मुताबिक ही रखा जो उसने वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हमें कई दफा पूरे रिसोर्सेज दोबारा क्रिएट करने पड़ जाते हैं। तो हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैं किसको फॉलो करता हूँ, मैं इस तरह ही फॉलो करता हूँ कि जिस तरह मैंने अभी एक परमिशन यहाँ क्रिएट की थी, ये S3 बकेट बेसलैंड एक्सेस, मतलब ये कि मुझे पता चल जाएगा कि S3 बकेट है कोई बेसलैंड के नाम से, उसकी मैंने एक्सेस दी है। लेकिन कई दफा यहाँ पर लिख देते होते हैं लोग कि पोर्ट गेट लिस्ट, वो पता चल रहा है, यहीं से पता चल रहा है कि भाई स्पेसिफिक किस्म की परमिशन की है। या यहाँ पर लिख देंगे कि मैं सारी एक्सेस दी थी, यहाँ पर लिख दूंगा बेसलैंड फुल एक्सेस, तो वो पता चलेगा सारी एक्सेस दी थी। तो इसलिए बड़ी स्पेसिफिक किस्म की परमिशन, लेकिन हर कंपनी की हर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इसलिए कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ये होता है कि हम पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रखते हैं, लेकिन ये बेसलैंड का मैंने बी इसलिए कैपिटल नहीं रखा था क्योंकि बेसलैंड की जो बकेट है उसका जो नेम है वो स्मॉल से शुरू होता है, तो इसलिए मैं उसको चेंज नहीं कर सकता था, मैंने बाकी इसलिए चेंज कर दिया, एक्सेस का मैंने ये कैपिटल कर दिया। तो मेरी बेस्ट प्रैक्टिस ये आती है कि मैं फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल पॉलिसी क्रिएट करते हैं, तो ये भी तरीका है। अच्छा, अब आपको समझ आई कि हमें बड़ी स्पेसिफिक किस्म की परमिशन भी दे सकते हैं एक यूजर को। अब इस यूजर को आप लोग, अच्छा मुझे एक चीज आप लोग ये बताएं, आप लोग से क्वेश्चन है कि अगर मैं इस जगह पे अपने इस यूजर को ये परमिशन जो मैंने पहले दी थी परमिशन देता हूँ, रिव्यू एंड लॉन्च, मैंने क्या दे दी, एसडी की फुल एक्सेस, और ये अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इस जगह पे आके रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास क्या इन बकेट्स का डेटा नजर आएगा कि नहीं है? मैं परमिशन दोबारा दिखा दे जी, आ जाएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा। क्योंकि देखें मैंने फुल एक्सेस दे दी, वो जो एक्सेस आपकी, यानी कि एक्सेस दोनों एक यूजर के पास है, लेकिन डेटा नजर आएगा क्योंकि मैंने जैसे ही उसको फुल एक्सेस दी है तो उसके पास तमाम बकेट्स की एक्सेस भी आ गई, जो लिमिटेड एक्सेस है उसके ऊपर वो बड़ी एक्सेस आ गई, तो अब आपके पास सारी बकेट्स का डेटा आपके पास नजर आ रहा होगा। आप किसी भी बकेट में चले जाएंगे आपके पास वहां पर उसका डेटा पूरा नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, आप किसी भी बकेट में चले जाएं, ये एक बकेट है इसमें भी चले जाके बस डेटा आ रहा है, तो उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो गई, तो आपके पास बकेट की परमिशन आ सकती है। हम बकेट की परमिशन पॉलिसीज बड़ी लिमिटेड और बड़े तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हम बड़ी स्क्वीज किस्म की जो है वो ग्रैनुलर एक्सेस को कहते हैं, हम उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैंने इसको मैं रिवोक करता हूँ, अगर मैंने अपनी इस बकेट के अंदर, यानी कि जो मैंने भी आपको दिखाई थी बिजलैंड वाली बकेट थी, इस बकेट के अंदर किसी स्पेसिफिक फोल्डर या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की एक्सेस देनी है, तो मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट का नाम उधर लिख दूंगा, तो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की परमिशन में आप यहाँ तक भी परमिशन दे सकते। तो परमिशन आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनानी, आगे आगे जाते जाएंगे हम अपनी परमिशन बनाते रहेंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने जिस तरह मेरी कोर्स रेगुलर पढ़ाता हूँ, अभी 7th बैच चल रहा है, मैं यूनिवर्सिटी से भी जाके कोई दफा लेक्चर्स दिए हैं और उधर भी जाके मैंने बूट कैंप्स करवाए हैं, तो समटाइम बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि मैं अगर वहां पर लैब करवाते हुए स्टूडेंट्स को, स्पेशली यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम ज्यादा होता है कि मैं अगर उनको फुल एक्सेस दे के कोई लैब करवा रहा हूँ ना S3 की, तो वो ऐसे पंगेबाज होते हैं कि वो एक एक बकेट नहीं बल्कि हर बंदा 10-10 बकेट्स बना के बैठा होता है, उसमें फजूल डेटा भी डाल देगा, जल्दी जल्दी सब कुछ करने लगेगा, यानी कि गलत, यानी एक्टिविटीज कुछ एक्स्ट्रा ही करने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो जाते हैं।
लेकिन अगर मैंने उनको बड़ी लिमिटेड किस्म की एक्सेस देनी है तो मेरे पास इतनी ऑप्शंस होती हैं कि मैं उनको बड़ी स्पेसिफिक किस्म की परमिशन दे सकता हूँ। सपोज दैट कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे, जब आप लोग अभी EC2 नहीं आपने पढ़ा, EC2 के अंदर सर्वर्स के अंदर एक छोटा सर्वर भी होते हैं, सर्वर्स क्रिएट होते हैं जो, और बहुत बड़े बड़े सर्वर्स भी क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर आप खुद अंदाजा लगाओ कि मैं किसी को लैब परफॉर्म करवा रहा हूँ या आप लोग के पास अकाउंट आ जाएगा, और अगर मैं आप लोग को आज के बाद EC2 की फुल एक्सेस दे दूं, तो आपके पास यहाँ पर जब सर्वर आप लॉन्च करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पर 3-3 टेराबाइट रैम के सर्वर्स भी अवेलेबल। अगर आपने वो चला दिया तो मेरा तो ये जो पीछे क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है ना इसके, उसकी तो हालत टाइट हो जाएगी। ऑब्वियसली AWS ने तो ये सुनना कि भाई ये किसी स्टूडेंट ने चलाया है, किसने चलाया। तो इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने आप लोगों के लिए भी, और वैसे भी ऑब्वियसली ये बनता भी है कि हम लोगों ने ऐसी परमिशंस बनाई हुई है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो मैं क्लास में पढ़ाते हुए सर्वर आप लोग को लॉन्च करना सिखाऊंगा या बताऊंगा, आप लोग सिर्फ वो कर सकोगे लॉन्च। अगर मैंने वो ना बनाई होती तो ऑब्वियसली आपके पास, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको सर्वर्स कि आप कितने कितने बड़े सर्वर्स बना सकते हैं। अच्छा, ये इस यूजर के पास परमिशन ही नहीं थी, सॉरी। चलो, वो तो जब हम करेंगे। तो ये मतलब आपको बताने का सिर्फ ये है कि आपको वो परमिशंस दिखाता हूँ, वो मैंने पॉलिसीज यहाँ पर बनाई हुई है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग को जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी आप लोग वैसे वैसे बनाते जाएंगे उसको। ये लिखा हुआ है, एक ये है और एक देख लेते हैं। तो ये कुछ पॉलिसीज मैंने बना के रखी हुई है, मैं आपको पॉलिसीज दिखाता हूँ, बल्कि आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि ये तो बनाना तो आप लोगों ने भी ऑब्वियसली सीखना है, इस तरह सीख लोगे। ये पॉलिसी देखें यहाँ पर बनी हुई है। अम, हाँ, ये पॉलिसी ये बनी हुई है कि हम किसी भी यूजर को परमिशन ये दे रहे हैं कि हम उसको डिनाई कर रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट को, यानी कि रिक्वेस्ट को रोक रहे हैं कि अगर वो अपना इंस्टेंस जब वो रन करे तो उसकी अगर स्ट्रिंग जो है, जो इंस्टेंस की एक टाइप होती है, अगर उसकी इंस्टेंस टाइप, ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ इंस्टेंस टाइप, अगर वो T2 माइक्रो, ये छोटा सर्वर होता है, अगर वो T2 माइक्रो नहीं होगा इंस्टेंस टाइप, तो उसको उसकी एक्सेस को डिनाई कर, और अगर T2 माइक्रो होगा तो उसकी एक्सेस को जाने देगा, यानी कि आगे जाने देगा। तो हम लोगों ने इस तरह से परमिशंस बनाई हुई है कि ताकि वो परमिशंस आप लोग, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, वो नहीं है मसला। तो इसका बेनिफिट ये मिलता है यूजर्स को, या मुझे क्या बेनिफिट मिलता है कि मैं अपने अकाउंट को एटलीस्ट एक वन साइड सेव कर चुका हूँ, कि एटलीस्ट उसमें मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग के साथ जब मैं ये परमिशंस अटैच करूंगा तो आप लोग या कोई भी गलत सर्वर यानी बड़ा सर्वर नहीं चला देगा, उसका नुकसान मुझे नहीं होगा, मेरे अकाउंट एटलीस्ट सेफ रहे। क्योंकि असल पर्पस क्या है लैब्स का, असल पर्पस ये कि आपको आइडिया देना। आप चाहे छोटा सर्वर चलाओ, चाहे 3 टेराबाइट का सर्वर चलाओ, प्रोसेस वही है। तो छोटे सर्वर से प्रोसेस सीख लो ना भाई, बड़े सर्वर से क्या सीखना। तो असल पर्पस तो ये है ना, तो हमने सिखाना ही है। तो इसीलिए ये कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें ऑब्वियसली आप लोगों को भी करनी पड़ेंगी, क्लाइंट्स के साथ जब काम कर रहे होगे तो आपको ये भी चीजें करनी पड़ेंगी। तो मैं इसलिए पर्पस था आपको दिखाने का, बताने का कि हम ये करते हैं। यहाँ पर एक और पॉलिसी लगी हुई, ये मैंने पॉलिसी बनाई हुई है। मैंने देखे अलाउ, ये दूसरा तरीका है, एक तरीका कि आप डिनाई कर दें और दूसरा तरीका अलाउ कर दें। मैंने क्या किया, मैं जिस यूजर के साथ ये परमिशन अलाउ करूंगा उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई EC2 का तमाम एक्शन अलाउ है, कंडीशन सिर्फ ये है कि अगर उसकी जो इंस्टेंस टाइप है वो T2 माइक्रो है, और वॉल्यूम यानी कि जो उसके साथ हार्ड ड्राइव है वो GP2 है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो वो है। तो ये छोटी हार्ड ड्राइव है और छोटा सर्वर है, अगर ये उसकी कंडीशन के साथ वो सर्वर ऑन करना चाह रहा तो उसको करना है, अदरवाइज वो हर कंडीशन पे डिनाई कर देगा। तो दो तरह से हम पॉलिसी बना सकते हैं, और ये पॉलिसी मैंने भी JSON में नहीं लिखी, मुझे पढ़नी आती है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाई हुई। ये हम लोग विजुअल एडिटर के थ्रू ही बना लेते हैं, और आप लोग भी बना सकते हो। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि परमिशन इतनी सारी है कि मैं आप लोग को, तो मैं आपको पूरा दिन भी परमिशन पढ़ाता रहूँ, कराता रहूँ। लेकिन असल चीज ये कि जब आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको उस तरह से कैसे डिजाइन करना है, क्योंकि अभी हमने EC2 नहीं पढ़ा, जब हम EC2 पढ़ लेंगे फिर आपको इसकी समझ ज्यादा आएगी। हमने S3 भी नहीं पढ़ा, आप लोगों को S3 वाली परमिशन तब ज्यादा समझ आएंगे जब हम S3 पढ़ लें। अब मैं आपको एक दो और परमिशन दिखा देता हूँ मैंने जो बनाई हुई है। वो जो मैंने आपको बताया था ना EC2 स्टॉप करने वाली एक परमिशन थी, वो भी ये मेरी किसी क्लाइंट के साथ चल रही है। ये एक दो क्लाइंट्स के ऊपर मैंने इंप्लीमेंट की हुई है, क्योंकि ये हमारा ना हाथ लग जाता है। कई दफा आपका हाथ लग जाए ना किसी सर्वर प्रोड की मशीन को आप स्टॉप कर दो या टर्मिनेट कर दो, तो ऑब्वियसली आपके लिए बड़ा नुकसान है। अब ये देखिए, ये पॉलिसी बड़ी मजे की, इसको गौर करना। छोटी सी पॉलिसी है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कहा है कि इफेक्ट डिनाई है, डिनाई कर रहा हूँ मैं रिक्वेस्ट को। अच्छा, डिनाई और अलाउ किस तरह करते हैं वो आपको मैं बल्कि यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। अगर मैं किसी पॉलिसी को बनाऊंगा ना
मैं किसी भी पॉलिसी को बनाऊंगा तो वो आपसे ये पूछेगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ EC2, मैं यही वाली पॉलिसी ना यहाँ पर आपको बना कर देता हूँ साथ। EC2 EC2 के ऊपर मैं क्या कहता हूँ, मुझे क्या-क्या देना था। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है रीबूट इंस्टेंस, यानी कि सर्वर को रीबूट ना कर सके, टर्मिनेट ना कर सके और स्टॉप ना कर सके। कौन ना कर सके? किस रिसोर्स को ना कर सके? तो मैंने कहा कि भाई मेरा ये एक रिसोर्स है, रिसोर्स का मतलब ये मेरी एक EC2 इंस्टेंस जो सर्वर था ना उसका आईडी, एक हर सर्वर का ना एक आईडी होता है। जब आप लोग इंशाल्लाह EC2 पढ़ लोगे ना, अगला चैप्टर नहीं, अगला नहीं, उससे अगला चैप्टर हमारा EC2 का होगा। जब आप लोग EC2 पढ़ लोगे आपको आईडी होगा, जब भी कुछ सर्वर क्रिएट होता है तो उसका एक इंस्टेंस आईडी होता है। वो चेंज नहीं होता जब तक वो सर्वर चल रहा होता है। तो मैंने कहा एक अपने सर्वर का प्रॉड वाली सर्वर का आईडी उठाया और यहाँ पर डाल दिया कि भाई इस सर्वर को ना तो कोई स्टॉप कर सके, ना कोई टर्मिनेट कर सके, ना कोई रिबूट कर सके, क्योंकि किसी का भी हाथ लगेगा भी तो साथ ही एरर आएगा, और ये एरर आता है। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने जो भी मेंशन की थी एक चीज, कि अगर मैं रूट यूजर के थ्रू ये काम कर रहा होता तो ये पॉलिसी मेरे रूट यूजर पे इंप्लीमेंट नहीं होती। रूट यूजर अगर गलती से रिबूट, टर्मिनेट या स्टॉप करेगा तो वो हो जाएगा। लेकिन इसीलिए फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मैं खुद काम करता हूं, तो मैंने क्या किया, अपना भी एक यूजर बनाया और ये पॉलिसी उसके साथ था कि मैं भी ना कर सकूं। तो फिर मैं सिक्योर हो गया। समझ आई इस चीज की? तो जल्दी जल्दी बताया करो। तो ये परमिशंस आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिजाइन करनी। करनी कैसे है? जब जैसे जैसे आप लोग सर्विसेज पढ़ते जाओगे ना आगे, जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे, आप लोग EC2 पढ़ लिया, राउट 53 पढ़ लोगे, क्लाउड फ्रंट पढ़ लोगे, S3 RDS, आप लोग को ये आहिस्ता 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 समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार अच्छा हमने वो अब मैं अगर आपको भी RDS की परमिशन बनाऊंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने RDS पढ़ा ही नहीं है, आपको पर्पस ही नहीं पता उसका क्या है। तो जब आप लोग वो पढ़ते जाओगे साथ साथ आपको ये समझ आती जाएगी। भी मैंने 2-3 एग्जांपल्स बड़ी बेसिक किस्म की यहाँ पर इसकी, ताकि आप लोगों को उसका आइडिया हो जाए। अच्छा ये वाली परमिशन मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा था कि अगर मैंने रीबूट, टर्मिनेट और स्टॉप का जो है ना, यहाँ पर रीबूट राइट में होगा, राइट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर लिखा होगा, सर्च कर लेते हैं, ये रिबूट है, यहाँ पर ही सर्च कर लेता हूँ स्टॉप, ये स्टॉप है, और यहीं पर सर्च कर लेता हूँ टर्मिनेट। ओहो, मैंने कंट्रोल R दबा दिया था, रिफ्रेश हो गया। तो सॉरी, तो यहाँ पर हम जाके EC2 पे वापस जाते हैं, राइट पे वापस जाते हैं, और यहाँ पर ही था वो, क्या था, स्टॉप, रिबूट और टर्मिनेट, टर्मिनेट इंस्टेंस। ये मैंने 3 पॉलिसीज पकड़ी, ये तीनों अटैच कर दी हैं, यहाँ पर लग गई हैं, ये 3 सिलेक्टेड हो गया है। परमिशन, परमिशन मैंने जिसको कोई देनी है दे, यहाँ पर उसका रिसोर्स आ जाएगा कि भाई सारों के लिए इंप्लीमेंट तो करनी ये है जरा क्या। दोबारा से एक दफा बता देते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट जी, डिस्कनेक्ट हो गया था, किस तरह आप लोगों ने आपने पॉलिसीज को किया है? बताता हूँ। देखो मैं सिर्फ आया पॉलिसी, क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक किया, मैंने ये पॉलिसी जो एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने कहा चलो ये अगर यही मुझे पॉलिसी भी बनानी पड़े तो मैं किस तरह बना सकता हूँ, कि मैं जो हूँ यहाँ पर आके ये पॉलिसी देखी, रिबूट, टर्मिनेट एंड स्टॉप, ये हमारी राइट की, ये ऑपरेशन मुझे याद है कि भाई ये राइट के ऑपरेशन हैं। अगर रीड के ऑपरेशन वो होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए होंगे। लिस्ट का मतलब है कि आपको अगर लिस्ट डाउन करना है तमाम अपनी सर्वर्स, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि हम यहाँ पर दे देंगे राइट परमिशंस के अंदर, राइट में जाएंगे और अपनी जो परमिशंस हैं मैंने देनी है वो मैं दे दूंगा कि भाई मुझे स्टॉप से रोकना है किसी को, यहाँ पर एक स्टॉप से, रिबूट से रोकना है, नीचे यहाँ पर स्टॉप आ रहा है उससे रोकना है, और टर्मिनेट से रोकना है। मैंने तीनों सिलेक्ट की, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके मैंने कहा भाई मेरे स्पेसिफिक रिसोर्स है, उस रिसोर्स का देखें वो इंस्टेंस आईडी पूछ रहा है, उससे रीजन पूछ रहा है कौन सा है, अकाउंट आईडी पूछ रहा है कौन सा है, इंस्टेंस पूछ रहा है कौन सा है। मैं जैसे इसको करूंगा, अभी तो मैं नहीं कर रहा, इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर ऑल कर देता हूँ। तो उसके बाद वो कहते हैं स्पेसिफिक कोई कंडीशन लगानी है क्या, कोई MF है या कोई कंडीशन, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ मुझे एक कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन मेरी क्या है, मेरी कंडीशन थी यहाँ पर रिसोर्स ये है स्टॉप, ठीक है, मेरी कंडीशन है इफेक्ट, इफेक्ट डिनाई। यहाँ पर मैं देखूंगा, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, सिर्फ 1 मिनट दो मुझे।
मैं इसका इफेक्ट देख ही लूँ ना, मैं टाइम नहीं लगाना चाहता। अच्छा, मैं यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टेंस आईडी नहीं दी ना, जब इंस्टेंस आईडी देंगे तो वो आपसे क्या नाम है स्पेसिफिकली भी ले लेगा। हम जी इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिनाई के ऑप्शन कंडीशन की, अच्छा ये तो की है ना, की तो नहीं है हमारा, ऑपरेशन था ऑपरेटर, पहले हम की सिलेक्ट करेंगे, की है हमारी EC2 प्रिंसिपल, इंस्टेंस आईडी कहाँ है, EC2 इंस्टेंस, चलिए इसको एक और तरीके से कर लेते हैं अभी फिलहाल। हाँ, हमें ऑल रिसोर्सेज नहीं वैसे करने, यहाँ पर स्पेसिफिक आप रिसोर्स डिफाइन करोगे ना ARN, जब हम EC2 पढ़ लेंगे ना, फिर मैं आपको दोबारा ये पॉलिसी क्रिएट करके दिखाऊंगा, वहाँ पर यहाँ पर EC2 इंस्टेंस की टाइप डाल देंगे, यानी आईडी डालेंगे। अभी कोई सर्वर मेरे पास चल नहीं रहा, यहाँ पर EC2 में देखें खाली आ रहा है, कोई सर्वर नहीं मेरा चल रहा। तो यहाँ पर हम वहाँ पर EC2 इंस्टेंस का आईडी डालेंगे और उसके बाद हम उसको डिनाई करके हम उसकी पॉलिसी ये कंप्लीट कर लें। वैसे ये पॉलिसी बनी भी पड़ी है, इस पॉलिसी को भी अगर हम इम्प्लीमेंट कर दे तो यहाँ पर आईडी चेंज कर लेते तो यही काम ये भी कर लेगा, लेकिन इफेक्ट हम डिनाई डालेंगे कि हमने अलाउ नहीं करना, हमने डिनाई करना है। हाँ बिल्कुल, साथ इसी तरह से परमिशन है ये डिजिटल ओशन में भी। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्लाउड आप चाहे कोई भी पढ़ते हो, क्लाउड आप चाहे AWS पढ़ रहे हो, चाहे आप जो है वो Azure पढ़ रहे हो, GCP, तकरीबन कंपैरेटिवली चीजें इसी तरह ही हैं। लेकिन वहां पर EC2 सर्वर की जब कोई और सर्विस का नाम होगा, Azure के अंदर जो है वर्चुअल मशीन्स कहते हैं, तो इसीलिए पर्पस सिर्फ सेम है। तो मेनली आइडिया ये कि आप जब काम करोगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पॉलिसी डिजाइन करोगे, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके अपने यूजर्स को अलाउ या डिनाई कर रहे हो, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैंने थोड़ा सा चला, जो जो चीजें थी मैंने करा दी है। इसमें अभी कुछ लैब्स हैं, लैब्स खत्म नहीं हुई, और आपको जो है वो क्या नाम है उजैर जो है वो लैब परफॉर्म करवाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें आप लोगों को जो जो लैब्स रहती है मैं आपको बता देता हूँ। लैब्स अभी रहती हैं, पासवर्ड पॉलिसी की एक लैब रहती है, where is it? अच्छा, मैंने अभी चेंज कर, कंसोल ये चेंज कर देते हैं, आप लोगों ने घबराना नहीं इस चीज से, क्योंकि ये जो पॉलिसी, ये जो कंसोल है ना, ये मैं भी रेगुलर काम करता हूँ AWS पे, लेकिन ये इनकी जो है ना, ये कंसोल की मेंटेनेंस चलती रहती है AWS की, तो कंसोल की ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाती हैं कई दफा, तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे, ये पासवर्ड पॉलिसी होती है, यानी कि आप अपने अकाउंट की पासवर्ड पॉलिसी रखना चाहते हैं कि भाई कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, नॉन अल्फा, ये सारे कुछ होते हैं इसमें। इसमें एक्सपायरेशन और रोटेशन की ऑप्शन भी होती है, ये भी आपको इंशाल्लाह लैब जो है उजैर करवाएगा। इसके अलावा MFA की लैब भी आपको करवाएंगे कि MFA कैसे इनेबल होता है। MFA इनेबल करने के लिए अपने अकाउंट में जाते हैं, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाएंगे, तो यहाँ से जाके MFA इनेबल हो जाएगा, तो ये भी लैब इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। क्योंकि मेरा फोकस जो ना, ये बात याद रखना, मेरा फोकस इस चीज पे होगा कि मैं आपको अपनी वर्डिंग में चीजें एक्सप्लेन करूँ, थ्योरी एक्सप्लेन करूँ चीजें। लैब आपको जो है वो उजैर भी ओब्वियसली करा सकता है, वो चीजें तो सिंपल ही है, कोई इतना मसला नहीं है। असल है जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाना मेन मेन पर्पस है। अच्छा, एक और AWS की सर्विस है, या AWS की भी सर्विस कहा जाता है, या AWS का एक फीचर है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन। आइडेंटिटी फेडरेशन का जो मेन पर्पस है वो ये होता है कि अगर अगर मैं इजी वर्डिंग में पहले एक्सप्लेन करूं, कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है और आप उसको जो है वो सिंगल साइन इन देना चाहते हैं। सिंगल साइन इन का मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि आपके यूजर्स या आपकी मोबाइल के ऊपर चलने वाली एप्लीकेशंस उस तरह से AWS पे या AWS की किसी सर्विस पे लॉग इन कर सकें, कि जिस तरह आप लोग कभी लॉग इन किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पर आ रहा होता है ना, साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक, साइन अप विद लिंक्डइन, या साइन अप विद याहू समथिंग करके आ रहा होता है। उसी तरह आपके पास अगर अपनी एप्लीकेशन में ये चीजें इंटीग्रेट करनी, तो वहां पर आइडेंटिटी फेडरेशन की जरूरत है। AWS आपको आइडेंटिटी फेडरेशन भी प्रोवाइड करता है, जिसको हम सिंगल साइन ऑन कहते हैं। सिंगल साइन ऑन का फीचर आपको प्रोवाइड करता है। ये एक्सटर्नल आइडेंटिटी इसके लिए यूज होता है, कि अलाउ करता है आपकी एक्सेस को, कि आप अपने AWS के ऊपर या AWS की किसी सर्विस के ऊपर लॉग इन करना है, तो उसके लिए आप आइडेंटिटी फेडरेशन करते हैं। यानी कि देखिए, मैं यहाँ पे लिखा भी है, फॉर एग्जांपल इफ यू एवर यूज अ मोबाइल एप्लीकेशन दैट आस्क्स यू टू साइन इन विद फेसबुक, ट्विटर और गूगल क्रेडेंशियल, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी फेडरेशन। तो सिंपली आप लोगों को भी आज से पता होगा कि आइडेंटिटी फेडरेशन इस इश्यू करते हैं। और AWS के अंदर अगर आपका कभी, ये बताने का मेनली पर्पज ये होता है कि जब भी आपको कभी भी कोई क्लाइंट की मीटिंग में बैठे हुए हो या अपनी किसी कंपनी की मीटिंग में बैठे हुए हो और आपसे पूछा जाता है कि क्या AWS में ये फीचर मौजूद है, तो आप कह सकते हो कि ऑब्वियसली ये मौजूद है, और इसको हम आइडेंटिटी फेडरेशन से मैनेज करते हैं। होता क्या है,
होता है कि वहां पर 3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन में। एक होती है क्रॉस अकाउंट रूल्स, एक होते हैं सैमल और एक होता है वेब आइडेंटिटी फेडरेशन। क्रॉस अकाउंट रूल्स का मतलब ये होता है कि आप अपने एक एडब्ल्यूएस अकाउंट नहीं बल्कि मल्टीपल एडब्ल्यूएस अकाउंट्स की एक्सेस दे सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको आईएम रोल की भी एग्जांपल दी थी, ज़ूम रोल्स की एग्जांपल दी थी, उसी तरह आप एक अकाउंट पे बैठ के मल्टीपल अकाउंट्स की परमिशंस जो है वो मैनेज भी कर सकते हो और दे भी सकते हो कि आपको उसके ऊपर परमिशन देनी है, कैसे करनी है। सैमल जो होता है ना, ये इसको कहते हैं मुझे इसका पूरा एब्रिविएशन नहीं सही आता, मेरे ख्याल से सिंपल असर्टिव मार्कअप लैंग्वेज समथिंग का कुछ इस तरह से होता है। ये इसका एक स्टैंडर्ड है 2.0 आईडीएफ यानी कि आइडेंटिटी फेडरेशन। ये होता है कि अगर आपको ऑन प्रीमिसेस या एडब्ल्यूएस पे होस्टेड जो डायरेक्टरी सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो एक्टिव डायरेक्टरीज होती हैं, अगर सपोज दैट मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक कंपनी है जिसके 2000 एम्प्लॉयज हैं, बल्कि आप 5000 एम्प्लॉयज हैं, और आपको उनको किसी एडब्ल्यूएस की या किसी एडब्ल्यूएस की किसी रिसोर्स की परमिशन देनी है, आपको इकट्ठे यूजर्स क्रिएट करने पड़े, तो उससे बेटर ये होता है कि आप एडब्ल्यूएस की एक्टिव डायरेक्टरी भी यूज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट होता है कि आपको हर यूजर एडब्ल्यूएस आईएम पे जाके मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप जब वो सैमल के थ्रू काम करोगे तो आपके यूजर्स जो है वो प्रॉपर क्रिएट भी हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से उनकी मैनेजमेंट जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू होगी। तो यहाँ पर जो आप यूज करते हो वो आप सैमल 2.0 यूज करते हो। तो ये चीज है। और तीसरी ऑप्शन है वेब आइडेंटिटी फेडरेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गूगल, अमेज़न या फेसबुक की तरह किसी तरह लॉगिन करना है एडब्ल्यूएस के ऊपर या एडब्ल्यूएस किसी रिसोर्स के ऊपर, तो आप वो यूज करते हो। लेकिन इन सारी चीजों को ऑन या ऑफ करने या इनेबल करने की जो ऑप्शन अवेलेबल है वो कॉग्निटो के अंदर अवेलेबल है। एडब्ल्यूएस की एक सर्विस है कॉग्निटो के नाम से। ये क्या करती है? कॉग्निटो एंड द सिक्योर टोकन सर्विस, एसटीएस कहते हैं, आर यूज्ड फॉर द आईडीएफ, इस पर्पस के लिए यूज की जाती है। आज फेडरेटेड आइडेंटिटी इज वेरीफाइड यूजिंग द एक्सटर्नल आईडीएफ। इसको थ्योरी को छोड़ दो, सिंपल वर्ड में आपको वेब आइडेंटिटी फेडरेशन अगर ये फीचर कभी इनेबल करना पड़ेगा, कॉग्निटो एडब्ल्यूएस की सर्विस जिसके थ्रू अभी इनेबल कर सकते हो। कॉग्निटो दिखा देता हूं, यहाँ पर अभी आएगा। अच्छा, ये बल्कि ये 2-3 ये स्लाइड्स में बल्कि ये लिखा हुआ है कि इसकी यूज कहाँ-कहाँ इसको यूज करना चाहिए, आप लोग पढ़ लेना। वैसे हम एंटरप्राइज एक्सेस के लिए भी यूज करते हैं, यूजर या स्टाफ के एग्जिस्टिंग पूल्स को, यूजर्स को लॉगिन करना है उसके लिए। अगर आपके पास जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, क्रॉस अकाउंट के लिए यूज करना है। अगर आपके पास जो है वो बहुत सारे यूजर्स हैं, एक्सेस चाहिए उनको रिसोर्सेज की, तो आप जो है वो उनको सिम, ये 550 बनी के लिखा हुआ है, यहाँ पर एसएसओ होना चाहिए था, सिंगल साइन ऑन। ये एसएसओ है ना कि ये बल्कि 550 है, इसका मतलब सिंगल साइन ऑन, तो आप उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर्स हैं, वो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन एक्चुअल पर्पस ये कि मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारे उसके यूज केसेस लिखे हुए हैं। सेंट्रलाइज्ड अगर आपका कोई अकाउंट है और उसके थ्रू अपने लॉगिन्स करने हैं तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सारे पर्पस के लिए जो सर्विस यूज होती है उसको हम एडब्ल्यूएस कॉग्निटो कहते हैं, Amazon Cognito। ये सर्विस जो है वो सिंगल साइन इन के लिए यूज होती है। आपकी अकाउंट लेवल पे भी और एप्लीकेशन लेवल पे भी अगर आप लोगों को कभी आईडीएफ कॉन्फ़िगर करना है तो आप कॉग्निटो के थ्रू करेंगे। और कॉग्निटो आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है कि आपके मोबाइल के ऊपर ऑप्शन आ रही होगी कि आपने किस जो है वो अकाउंट के थ्रू साइन अप करना है, और आपकी एप्लीकेशन जो है या आपकी जो एप्लीकेशन इंटीग्रेट हो जाएगी इन यूजर्स के साथ। के सपोज दैट कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, अगर मैं इसकी एग्जांपल इजीएस्ट देता हूँ। आपने एक एप्लीकेशन बनाई है और आपकी वो एप्लीकेशन एडब्ल्यूएस पे चल रही है, और आप ये चाहते हैं कि भाई मैं अपने यूजर्स को फेसबुक, गूगल और Amazon की एग्जाम, यानी कि एग्जाम यहाँ पर Amazon को निकाल देते हैं अभी फिलहाल, ताकि कंफ्यूज ना हो। फेसबुक और गूगल की मैं या ट्विटर की मैं जो है ना वो देना चाहता हूँ ऑप्शन कि भाई वो एप्लीकेशन पे वहां पर ऑप्शन आए ना, अगर वो गूगल सेलेक्ट करते हैं तो मेरी एप्लीकेशन में वो लॉग इन कर सके अपने गूगल के अकाउंट के, यानी कि अपना जीमेल के यूजर के थ्रू। वो एडब्ल्यूएस के कंसोल पे लॉग इन नहीं करना। ये एक बात याद रखना, मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ, एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको ये फीचर इनेबल करना है तो उसके लिए आप एडब्ल्यूएस कॉग्निटो या Amazon कॉग्निटो यूज करोगे, जो कि आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप जीमेल के थ्रू या आप अपने जो है वो फेसबुक के अकाउंट के थ्रू जो है वो लॉग इन कर सकते हो। तो ये फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। जब भी आपको कभी पूछे तो आप यहाँ से कर सकते हो। ग्रैनुलर एक्सेस के बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको बहुत स्पेसिफिक किस्म की एक्सेस देनी है अपने यूजर्स को तो आप ग्रैनुलर एक्सेस देते हो। मैनेजमेंट कंसोल मैंने आपको दिखा चुका हूँ, एडब्ल्यूएस का मैनेजमेंट कंसोल वही ब्राउजर बेस्ड जो लॉगिन करते हैं उसके थ्रू होता है। कमांड लाइन इंटरफेस में अभी हमने किया नहीं है, इसकी लैब हमने परफॉर्म करनी है EC2 के अंदर। आपको EC2 के अंदर जो है वो हम AWS कमांड लाइन के थ्रू, Amazon की जो कमांड लाइन है उसके थ्रू S3 की बकेट्स भी क्रिएट करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया। S3 के ऊपर डेटा भी अपलोड करेंगे, हम डिफरेंट काम कर सकते हैं AWS के ऊपर। AWS की पूरी एक SDK अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम
कमांड लाइन के थ्रू AWS कंसोल पे सारे काम कर सकते हैं। तो वो हमने लैब परफॉर्म करनी है, लेकिन ये हम लोग जब पहले EC2 पढ़ लेंगे तब करेंगे, उससे पहले। AWS की भी SDK अवेलेबल है, मैंने आपको बताया था, उसका नाम है Boto3। AWS की एक पाइथन की SDK है, उसका नाम है Boto3 लाइब्रेरी है, उसको हम यूज करें तो हम वहां से भी सारे काम कर सकते हैं। असल पर्पस ये कि काम करना है, चाहे अगर आपको S3 के ऊपर बकेट्स क्रिएट करनी है, अपना डेटा अपलोड करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास फीचर्स सारे मौजूद हैं। चाहे आप कंसोल से करते हो, चाहे आप AWS CLI से करते हो, चाहे आप SDK से करते हो, आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आपने यूज करना है। आप किसी भी तरह से कर सकते हो उसको। IAM HTTPS APIs भी अवेलेबल है, APIs के थ्रू भी यहाँ पर अभी हम करेंगे। आपको एक लैब उज़ैर इंशाल्लाह परफॉर्म करवाएगा, जिसमें हम पाइथन का एक स्क्रिप्ट यूज करेंगे, यानी सपोज दैट कि मेरा एक पाइथन का कोड होगा जो कि जिसका ताल्लुक नहीं होगा AWS से, हम ताल्लुक बनाएंगे उस कोड का, और SDK के थ्रू उसको कॉल करके Boto3 की लाइब्रेरी यूज करके हम S3 के ऊपर जो है वो काम करेंगे। असल पर्पस क्या है, मैंने एक चीज रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर मेरा आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाना उस जगह पे मकसद नहीं होगा, लेकिन आपको ये बताना पर्पस होगा या दिखाना पर्पस होगा कि अगर आपके पास कोई, आपके डेवलपर के पास पाइथन का कोड पड़ा और वो आपसे कहता है कि भाई अब्दुल्ला, मुझे ना S3 के ऊपर जो है वो अपना कोई बकेट क्रिएट करनी है AWS के ऊपर, या अपना डेटा अपलोड करना है कोड के थ्रू, तो आपको कोड लिखना नहीं आता, कोड लिखना डेवलपर को आता है, लेकिन आपको ये आता है कि भाई इंटीग्रेट कैसे करना है। आप उसको बताओगे भाई ये 2-3 लाइनें जो है अपने कोड में डाल दो, वो 2-3 लाइनें होंगी एक्सेस की आईडी, सीक्रेट एक्सेस की और रीजन। आपका जैसे ही वो कोड के अंदर चीजें चली जाएंगी, आपकी वो कनेक्शन मेंटेन हो जाएगा, आपकी परमिशन के अकॉर्डिंगली आपका जो डेवलपर है वो वाला काम कर सकेगा जो आपने परमिशन एलोकेट की होगी। तो इसके ऊपर भी मैंने पाइथन के कुछ स्क्रिप्ट्स या कह सकते हैं कोड लिख के रखे हुए हैं, जो जिसकी एग्जांपल आपको जो है वो करवाएंगे हम प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको आइडिया हो कि SDK भी इसी तरह कम्युनिकेट करती है। CLI की लैब भी इंशाल्लाह आपको परफॉर्म करवाई जाएगी, लेकिन ये तब तक करवाएंगे जैसे जैसे इसका मौका आता जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने S3 नहीं पढ़ा, आप लोगों ने EC2 नहीं पढ़ा, तो अभी वो लैब्स करवाना बेमकसद है, क्योंकि मैं जब करवाऊंगा तो ऑब्वियसली वो उसका वो मकसद अचीव नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए उसको हम लोगों ने होल्ड पे रखा, लेकिन ऑब्वियसली इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने करवानी है। ये वो लैब्स है जो कि अभी आप लोगों ने करनी है, MFA वाली करनी है, यूजर मैंने क्रिएट करवा दिया है, परमिशन वाली मैंने करा दी है, ग्रुप मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हर चीज आपको प्रॉपर तरीके से लैब जो है वो होती रहेगी। अच्छा, आखिरी चीज ये कि हर जो चैप्टर है उसके एंड पे क्विज जरूर होगा, तो आप लोगों ने प्लीज रिक्वेस्ट है कि क्विज टाइम पे अटेम्प्ट करना है। क्लास मार्कर के ऊपर मेरे ख्याल से अकाउंट क्रिएट कर दिया सुजैर ने, आप लोगों ने क्लास मार्कर पे जाके, क्लास मार्कर आपको दिखा भी देता हूँ वैसे। सॉरी, क्लास नहीं, मेरा क्लास मार्कर का अकाउंट है ये। इस अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने जाके आप लोगों को भी टेस्ट एलोकेट नहीं हुए, टेस्ट में से ग्रुप्स के अंदर टेस्ट आप लोग एलोकेट हो जाएंगे। आप लोग का बैच 07 है, इसमें भी टेस्ट एलोकेट नहीं हुआ, टेस्ट जैसे ही वो साइन करेगा आप लोगों के पास टेस्ट आ जाएंगे, और उन टेस्ट को, क्विज़ेस को आप लोगों ने साथ साथ परफॉर्म करना है। मेरा ख्याल है पहला मैं आपको क्विज साइन कर देता हूँ यहाँ से, ओवरव्यू वाला है जो पहला हमारा, तो ये प्लीज आप लोगों ने जल्द से जल्द परफॉर्म करना है। मुझे एक चीज देख लेता हूँ, याद नहीं आ रहा। अच्छा, मैं ये सारे काम ना बुज़ैर करता हूँ, मुझे खुद भूल गए। अच्छा चलो, मैंने 07 को दे दिया है, नेक्स्ट करते हैं। और अच्छा, आप लोगों को ना टाइम वैसे ज़्यादा मेंशन हुआ है, मैं आप लोगों को इसके तकरीबन 25 मिनट्स दूंगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा क्विज है। और साइन, अब आप लोगों के पास साइन हो चुका हुआ है, डेट इसमें मेंशन मैंने नहीं की, लेकिन आप लोगों ने भी ये क्विज प्लीज जरूर कर लेना है। और क्विज कर रहे हो के साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपको तैयारी रहेगी। मेरे पास सारे सब चीज़ें डिजाइन है, तो आप लोगों ने ये जरूर कर लेना है। साथ साथ लैब भी परफॉर्म करनी है, अकाउंट्स आपके क्रिएटेड है, लेकिन जो है वो जो लैब्स रहती हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सारी करवा दी जाएंगी, लेकिन यहाँ तक की लैब्स आपने जरूर परफॉर्म करनी है। कल नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज बना के लेके आए, लेकिन पॉलिसीज ऑब्वियसली अभी हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ सके, क्योंकि हम लोगों ने EC2 नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने बाकी सर्विसेज नहीं पढ़ी। जैसे जैसे हम सर्विसेज पढ़ेंगे फिर आप लोगों के लिए पॉलिसीज क्रिएट करना ईजी हो जाएगा। सो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो।